हरे कृष्णा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल या फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कभी पढ़ा है आप लोगों ने क्या 12th में शेयर कैपिटल? कितने बच्चों ने पढ़ा है? ठीक है, वेरी गुड। और किसने किसने नहीं पढ़ा है? कोई नहीं ऐसा? अच्छा, जिन्होंने भी पढ़ा है उन्होंने जो पढ़ा है उसमें से कितना आता है? आता कुछ नहीं है। तो मैं यही मान के चलूं कि आप बिल्कुल 0/सन्नाटा है, यही मान के चलो स्टार्टिंग। ठीक है, चलिए ओके। तो मैं यही मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। ओके, तो आइए चैप्टर। पहले तो बताओ, शेयर कैपिटल वर्ड सुना है आपने? किसकी बात कर रहे हैं? शेयर्स कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती। क्यों इशू करती है शेयर? कैपिटल रेस करने के लिए। अच्छा ये बताओ, जब कैपिटल रेस करती है कंपनी, शेयर इशू करती है, तो एक दो लोगों को करती है कि बहुत सारे लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। क्या सबके नाम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं? जैसे जब छोटे थे, पार्टनरशिप अगर 12th में रही हो, यहां नहीं है, परेशान ना हो। पार्टनरशिप में जब हम लोग देखते थे ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, तो बैलेंस शीट वगैरह में आमतौर पे हम लिखते थे ए कैपिटल इतनी है, बी की कैपिटल इतनी, नाम लिख देते थे, राम की, श्याम की, है ना। हमको ये बताओ, कंपनी में हम लोग शेयर होल्डर का नाम लिखते हैं बैलेंस शीट में कि अग्रवाल जी के पास इतने शेयर हैं, गुप्ता जी के पास इतने? नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि भाई बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, नाम कहां तक लिख सकते हैं? नाम लिख ही नहीं सकते। इसलिए उसकी एक ग्रुपिंग कर दी और जिसको शेयर कैपिटल बोल दिया। उस शेयर कैपिटल में आपके पास जितने शेयर हैं, आप उतने शेयर के मालिक हैं। शेयर को अगर हिंदी में भी समझे तो शेयर का एक और मतलब होता है हिंदी में, हिस्सा। क्या मतलब होता है? हिस्सा। तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल, मान लो रिलायंस है, और रिलायंस की शेयर कैपिटल बहुत है, उसका एक शेयर मैंने खरीद रखा है। मालिक तो मैं भी हूं, लेकिन कितने शेयर का? एक शेयर का। ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं क्या है मीनिंग ऑफ शेयर, यहीं से शुरू करते हैं। अ शेयर मे बी अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअल पार्ट या सिंगुलर यूनिट इनटू विच टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। यानी वो इंडिविजुअल पार्ट जिसमें टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड है। शेयर्स आर यूज्ड टू रेज, काहे के लिए? कैपिटल ऑफ ए कंपनी। और हर एक शेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है एक यूनिट ऑफ ओनरशिप। A share represent a part of the share capital। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया इन्होंने लिया है। मान लीजिए एक कंपनी एबीसी है जिसकी शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपीस की, जो कि डिवाइडेड है 5 लाख शेयर, हर एक शेयर 10 का है। जिसमें से एक मिस्टर नवीन है, इनके पास है 6000 शेयर, ही इज इन पोजीशन ऑफ 6000 शेयर। तो उसकी शेयर कैपिटल बताओ कितनी हो? यानी इस 50 लाख में उसका हिस्सा कितना रुपए का होगा? 60,000 रुपीज का। देन ही हैज शेयर ऑफ 60,000 इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। 50 लाख की शेयर कैपिटल में नवीन जी का हिस्सा 60,000 रुपए का होगा। अगर हम सेक्शन के हिसाब से बात करें तो कंपनीज एक्ट कहता है शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इट्स स्टॉक। यानी शेयर का मतलब, शेयर मींस आ शेयर, ये वाला शेयर मतलब हिस्सा। किसमें हिस्सा? कंपनी की शेयर कैपिटल। यहां तक बात आपके दिमाग में गई? ओके जी। इसी चीज को इन्होंने मीनिंग बताई है, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो क्या अपनी खुद की कैपिटल जनरेट कर सकती है? नहीं, इसलिए उसको लोगों से पैसा कलेक्ट करना पड़ता है, खूब सारे लोगों से। ये जो लोग हैं ये शेयर होल्डर कहलाते हैं। इन्होंने जो पैसा दिया ये शेयर कैपिटल है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, सबका नाम हो नहीं सकता, इसलिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट। सेपरेट कैपिटल अकाउंट का नाम क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट। एक कंपनी रेस करती है शेयर, क्यों? फाइनेंस करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। मेमोरेंडम में तरीका लिखा होता है कैसे कंपनी बनेगी, क्या होगा, शेयर कैपिटल ऑथराइज क्या होगी, सब पढ़ेंगे। चलिए, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? कौन कौन से? दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है जी, इक्विटी और प्रेफरेंस। और प्रेफरेंस शेयर को भी इन्होंने फर्दर बांटा है तीन चीजों में। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, एक पार्टिसिपेशन और एक कन्वर्टेबिलिटी। मतलब सर, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड के अंदर भी दो हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन के अंदर पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टेबिलिटी के अंदर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। जरा एक बार समझा भी देता हूं, फिर आगे भी आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, या तो वो क्यूमुलेटिव होंगे या फिर वो नॉन क्यूमुलेटिव। अंतर क्या? देखिए, प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिलता है
वो इक्विटी के कंपैरिजन में पहले मिलता है, तभी तो वो प्रेफरेंस शेयर है। देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। पहला, इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस उनको मिलेगी। दूसरा, कल को कंपनी वाइंड अप होगी तो इक्विटी से पहले उनका कैपिटल का वाइंड अप के समय कैपिटल रीपेमेंट होगा। क्या सबसे पहले उनका होगा? नहीं, प्रेफरेंस मींस इक्विटी से पहले। अब इस पे बात कर रहे हैं कि साहब या तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे या फिर वो नॉन क्यूमुलेटिव। इसका मतलब ये है जैसे कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देते हैं, फिर इक्विटी वालों को। लेकिन मान लो कभी अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स उतने नहीं कमा पाई, यानी प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं दे पाई, तो भाई प्रॉफिट ही नहीं तो नहीं दे पाए। अगले साल प्रॉफिट कमाया, अब अगले साल जब वो प्रॉफिट कमाएगी डिविडेंड देगी, तो क्या अगले साल का देगी कि जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड है पिछले साल का उनका भी देगी? तो डिपेंड करता है, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो पिछले सालों का भी मिलेगा, यानी पिछले साल का भी मिलेगा, करंट ईयर का भी मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो पिछले अगर किसी सालों में नहीं मिल पाया तो वो लैप्स हो जाएगा, वो आगे आपको नहीं मिलेगा, करंट ईयर का मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिला तो भूल जाइए। पढ़ के देखते हैं क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, पढ़ा भी दूं क्या एक लगे? चलो आपको ये चीज पढ़ा ही देता हूं, है ना? कहां पे है मैं आपको बताऊं, ये लिखा है टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। पहले डिविडेंड वाला, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर द प्रेफरेंस शेयर whose holders are entitled to receive arrears of dividend before any dividend is paid on, यानी इक्विटी में कोई भी डिविडेंड देने से पहले हम इनको देंगे और एरियर्स होगा तो भी देंगे, यानी पिछले किसी साल में नहीं मिल पाया तो आपको मिलेगा, लैप्स नहीं होगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो क्या लिखा है, आर द प्रेफरेंस whose holder do not have a right to receive arrears if no dividend is declared in any year due to any reason। तो आगे फिर आपको अनपेड जो पहले के सालों का था वो नहीं मिलेगा, आगे के सालों का मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सर ये क्या होता है? देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आमतौर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, 12% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर, वो रेट ऑफ डिविडेंड आमतौर पे हम उनको उतना देते हैं, फिर जो भी बच गया वो सब किसका? इक्विटी का। ज्यादा बचा तो भी उनका, कम बचा तो भी उनका। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग कि भैया आपको आपका हिस्सा मिल गया, फिर जो भी बचा उसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं, उसमें हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, वो सब इक्विटी का है। 10 करोड़ बच गया तो 10 करोड़ इक्विटी का है, 100 करोड़ बच गया तो वो भी इक्विटी का है, आपको आपका दे दिया पहले ना जितना फिक्स था। लेकिन एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, हमने आपका जो स्टिपुलेटेड रेट था, जो फिक्स रेट था, वो तो दे ही दिया, 12% लेट से रेट था तो हमने 12% तो दे ही दिया। उसके अलावा हमने एक क्लॉज डाल रखा है कि इक्विटी वालों को लेट से 20% देने के बाद भी, इक्विटी वालों को 20, ये सब एग्जांपल मैं अपने मन से एज्यूम कर रहा हूं फिगर, ऐसी कोई फिगर कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी कि 12 इनका 20 इसका, नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अपने क्लॉज में डाला हुआ है 12% हमने प्रेफरेंस को दे दिया और हमने ये डाला है कि उसके बाद हम इक्विटी को देंगे। लेकिन इक्विटी का अगर 20% हो गया, उसके बाद भी प्रॉफिट्स बच गए, तो उस प्रॉफिट्स में भी थोड़ा देंगे प्रेफरेंस को और थोड़ा देंगे इक्विटी, यानी बचे हुए सरप्लस प्रॉफिट में। अब वो थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर भी हो सकता है, 2:1 का रेशियो हो सकता है, 1:2, कुछ भी हो सकता है, वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। लेकिन आमतौर पे ज्यादातर कंपनी, आपको क्या लगता है कौन से प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती होंगी मार्केट में? आपको इंडिया में ज्यादातर कौन से दिखाई देंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि अगर उनको भी पार्टिसिपेटिंग बना दिया तो इक्विटी वाला कहेगा हम तो बेवकूफ है, रिस्क सारी हम बियर कर रहे हैं, है ना, आखिरी में अगर कुछ बचा, भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड साथ में चलता है, तो रिस्क हम ले रहे हैं, रिवॉर्ड भी हम ही को मिलना चाहिए, अगर उसमें भी तुमने उनका हिस्सा डाल दिया तो गलत है, बट कर सकती है कंपनी। तो एक हो गया पार्टिसिपेटिंग, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग। पढ़िएगा, पार्टिसिपेटिंग इन एडिशन, पार्टिसिपेटिंग वालों को अलग से और भी मिलता है क्या? इन एडिशन टू फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड सच शेयर कैरी अ राइट, एक अधिकार है, काहे के लिए? टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड एट ए स्टिपुलेटेड रेट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी वालों को एक फिक्स रेट पे डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ बच गया, नहीं पहले प्रेफरेंस को दे दिया फिर इक्विटी को दे दिया, फिर भी कुछ बच गया तो वो में उसमें भी दोनों का हिस्सा लगेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग ये ज्यादा कॉमन है, जस्ट सच शेयर गेट ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड,
every year and do not have a right to participate in, कोई डाउट? तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ये आपको नाम से भी समझ में आ जाएगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोस प्रेफरेंस शेयर व्हिच एट ए ऑप्शन ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स। बट नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होंगे, जिनका आप पैसा लीजिए और चलते बनिए। कन्वर्टेबल वो जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में, और नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होंगे। पढ़ के देखते हैं। दे आर प्रेफरेंस शेयर व्हिच with a right or option to get converted into equity share। वहीं पे नॉन कन्वर्टेबल कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर which do not have a right to get converted। क्लियर? पक्का? चलिए वापस ऊपर चलिए। अब आइए, इन्होंने इक्विटी और प्रेफरेंस को समझाया भी है, देखते हैं क्या समझाया है। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब, इक्विटी शेयर कैपिटल विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस ऑल शेयर कैपिटल, वो सारी शेयर कैपिटल, कौन सी? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। कितना बढ़िया समझाया। वो सारी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, वो कौन सी शेयर कैपिटल है? इक्विटी। मतलब ही यही है। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। क्या? इक्विटी शेयर कैसे हो सकते हैं? विथ वोटिंग राइट्स हो सकते हैं या विथ डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड या वोटिंग। अलग अलग वोटिंग राइट भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, शेयर्स which do not enjoy, underline करिए, shares which do not enjoy any preferential right, जिस शेयर के पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। कौन सा प्रेफरेंशियल राइट सर? पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। वो शेयर होते हैं इक्विटी शेयर, या कुछ लोग उसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। इक्विटी का ही एक और नाम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू शेयर, क्या मिलेगा इनको? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? प्रेफरेंस वालों का देने के बाद जो बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग डिविडेंड राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहां तक कोई डाउट? तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होती है जो दो अधिकार रखती है, दो प्रेफरेंसेस रखती है। एक प्रेफरेंस डिविडेंड का, कि इक्विटी से पहले आपको डिविडेंड मिलेगा। दूसरा प्रेफरेंस, कल को कंपनी बंद होती है तो इक्विटी से पहले आपकी कैपिटल वापस होगी। ऐसे शेयर जिसमें ये दो प्रेफरेंस राइट होते हैं वो कहलाती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पढ़िएगा ध्यान से। प्रेफरेंस एज द नेम सजेस्ट विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी, देखिए नाम नहीं समझना, प्रेफरेंस मिल रही इनको। प्रेफरेंस एज द नेम सजेस्ट विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रेफर्स टू वो शेयर कैपिटल ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच वुड कैरी, अंडरलाइन करिए, which would carry a preferential right। कैसा राइट सर? with regard to payment of dividend as well as repayment of capital। सबसे पहले इनको मिलेगी? नहीं, इक्विटी से पहले मिलेगी, सबसे पहले नहीं। कंपनी कल को बंद होगी तो पहले तो टैक्स वगैरह चुकाया जाएगा, लिक्विडेटर की फीस होगी, बाहरी लोगों को दिया जाएगा, है ना। आखिरी में प्रेफरेंस और इक्विटी बचते, उसमें भी पहले फिर प्रेफरेंस फिर इक्विटी, सबसे पहले इनको नहीं। यहां तक बात समझ आ गई? एक होता है डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये क्या होता है ये भी सुन लो। डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हम लोग समझ गए कि भैया दोनों अधिकार आपके पास हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब अगर आपको डिविडेंड मिलने का अधिकार पहले है और वाइंडिंग अप के समय आपको कौन सा अधिकार है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, तो आप प्रेफरेंस। डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? डीम्ड में ये होता है कि आपके पास लेट से डिविडेंड का अधिकार तो है, और इसके अलावा आपके पास यह भी अधिकार है कि कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपकी कैपिटल मिलने के बाद आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा बच गया, आपको मिल गया, इक्विटी को मिल गया, उसके बाद भी अगर बच गया पैसा तो उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन है, वो होती है डीम्ड प्रेफरेंशियल कैपिटल। फिर समझिए, हमने आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो देंगे, राइट तो देंगे, और कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है आपको कैपिटल भी देंगे। आपको कैपिटल दे देंगे, आपकी जितनी थी 10 लाख रुपए लिए थे 10 लाख पकड़ो, इक्विटी के जितने थे उतने दे दिए, उसके बाद भी बच गया तो क्या गरीबों में बांट देंगे? आंसर इज नो। उसके बाद भी बच गया तो आपको भी देंगे। अगर ऐसा लिखा है तो उसको हम बोलते हैं डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब पढ़ के देखिएगा, थोड़ी सी अटपटी लाइन है लेकिन पढ़ लीजिएगा। द शेयर कैपिटल इज डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट स्टैंडिंग दैट इट इज एंटाइटल्ड टू आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट। क्या कह रहा है? अगर ये है तो हम इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डीम कर लेंगे। क्या पढ़ते हैं जरा? दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, इन एडिशन टू प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंशियल राइट तो है ही पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, उसके अलावा इन एडिशन, उसके अलावा इट हैज ए राइट
टू पार्टिसिपेट किसमें, वेदर फुली और टू अ लिमिटेड एक्सटेंट विथ कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल राइट एफोर्सेड। जो प्रेफरेंशियल राइट, एक तो कैपिटल वो हो गई जो आपको मिलनी आपकी है, उसके अलावा जो आप एंटाइटल नहीं भी थे उसमें भी हम आपको हिस्सा दे रहे हैं, वो है डीम प्रेफरेंशियल कैपिटल। या फिर, और इन दोनों में कोई भी बात पूरी, ऊपर लिखा है ना, दैट इज आइदर और बोथ, दोनों में एक भी बात पूरी है, दोनों पूरी जाए। या फिर आपका कैपिटल का तो अधिकार है ही, उसके अलावा इन एडिशन टू प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट आपको वाइंडिंग अप के समय वही चीज लिखी है, पार्टिसिपेशन करने का अधिकार है, वेदर फुली पूरा या लिमिटेड एक्सटेंट विथ कैपिटल, जो आप वैसे एंटाइटल्ड नहीं थे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, दो बच्चे हैं यहाँ पे, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस वाले बस लिख लें जस्ट रीड इसको, और न्यू सिलेबस वाले लिख लें लर्न। समझ गए, क्योंकि न्यू सिलेबस में सब्जेक्टिव आएगा, डीम प्रेफरेंशियल कैपिटल पूछेगा तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, और ओल्ड सिलेबस वाले एक दो बार रीड कर लेंगे तो एमसीक्यू में आएगा तो आप बता लेंगे, है दोनों में ही। ठीक है, क्लियर, ओके जी ओके। अब बात करते हैं, अब तो बड़ा आसान है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में अंतर क्या है सर? रिफंड ऑफ कैपिटल, बताओ पहले किसको पैसा दोगे? तो पढ़ के देखो, इक्विटी की बात करते हैं, ऑन वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल को हम पेमेंट करेंगे आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर को बचा खुचा खाना मिलता है। प्रेफरेंस शेयर की बात करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी से पहले देते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंस टू गेट रिफंड। राइट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी को डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद मिलेगा, और नॉर्मली इनका रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, यहां पे हम प्रेफरेंस शेयर को देते हैं इक्विटी से पहले। रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी में फिक्स नहीं होता, ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं हर साल, यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। एग्जांपल लिया इन्होंने, इशू किया मान लो 12% प्रेफरेंस शेयर, तो 12% रेट ऑफ डिविडेंड है। राइट टू वोट, इक्विटी वालों के पास राइट टू वोट होता है, प्रेफरेंस वालों के पास राइट टू वोट नॉर्मली नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट इन अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड दे इलेक्ट द डायरेक्टर फॉर मैनेजिंग द कंपनी। लेकिन प्रेफरेंस में बात करें, इन नॉर्मल कोर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय द राइट। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस वगैरह में इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है, मान लीजिए बहुत सालों से डिविडेंड नहीं मिला, सब कंपनीज एक्ट का मैटर है। रिडेम्पशन, इक्विटी का पैसा वापस कब मिलेगा भैया? मैच्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं, जब कंपनी वाइंड अप होगी। और प्रेफरेंस का पैसा कब मिलेगा? रिडीमेबल हो सकते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं कर सकते, कंपनी जब मना करता है। इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, हाउएवर इक्विटी शेयर में कंपनी बाईबैक कर सकती है, बाईबैक के प्रोविजंस अगर आप पूरे करें तो बाईबैक कर सकते हैं, बट वो कंडीशंस है। प्रेफरेंस शेयर हमेशा रिडीमेबल होंगे, इररिडीमेबल नहीं होने वाले। शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो शायद आपको पता हो, एक होती है ऑथराइज कैपिटल, एक होती है इश्यूड कैपिटल, एक सब्सक्राइब भी होती है, इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, अभी समझा दूंगा उसका मतलब। एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल, एक होती है पेड अप कैपिटल। आप जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको ये सारे डिस्क्लोज करने हैं। हाँ, एज अ स्टूडेंट बात करते हैं तो न्यू सिलेबस में जब क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट पूरी बनानी होगी तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डिस्क्लोज करेंगे, दी नहीं है तो आप भी फिर इग्नोर करेंगे, दिया ही नहीं क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो लेकिन ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, पूछ तो कुछ भी सकते हैं, थ्योरी पूछ सकते हैं, ऊपर से ही चलते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में विद द एम जनरेटिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट कमाना है। कैपिटल रेज करते हैं पब्लिक से, लोगों से जो कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर कैपिटल, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। अब बात करते हैं सर ये होता क्या है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, ये क्या ऑथराइज कैपिटल? देखिए सुनते जाइएगा, मैं समझाता जा रहा हूं। ऑथराइज कैपिटल का एक और नाम नॉमिनल कैपिटल भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, या रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल वो है जो मैक्सिमम अमाउंट जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हुए हैं, जितना मैक्सिमम शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, उससे ऊपर अगर आपको करना है तो फिर आपको अपना मेमोरेंडम वगैरह अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना जी, वो है ऑथराइज कैपिटल। पढ़ के देख लेते हैं, एक एक पढ़ते भी जा रहे हैं। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम क्या लिखा है? नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, which means maximum amount of capital a company can issue। ये कहां डिस्क्लोज होती है? मेमोरेंडम। ठीक है सर, इश्यूड कैपिटल क्या है? सुनो, ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी पब्लिक से कह रही है कि भैया सब्सक्रिप्शन कर लो। मतलब मान लीजिए मेरी ऑथराइज कैपिटल है 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए की,
हमें लेकिन अभी 5 करोड़ रुपए पूरी जरूरत नहीं है, हम कंपनी पूरी जरूरत नहीं है, तो हमने जितनी जरूरत हमें 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो हम मार्केट में जो उतारेंगे ही कि लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो कितना उतारेंगे? 2 करोड़। बाद में कभी और जरूरत पड़ेगी तो फिर उतारेंगे। तो इश्यूड कैपिटल वो हिस्सा है, वो पार्ट है ऑथराइज कैपिटल का जो आपने पब्लिक को ऑफर किया है, काहे के लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए। यहां पे इन्होंने सब्सक्राइब कैपिटल नहीं लिखा, मैं वो भी समझा देता हूं आपको। सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल का वो हिस्सा है, एज द नेम सजेस्ट, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और आमतौर पे हमने अलॉट भी कर दिया। समझिएगा, सब्सक्राइब कैपिटल वो है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और हमने उनको अलॉट भी कर दिया। देखिए, पहले हुआ ऑथराइज कैपिटल, जितने से हमें मैक्सिमम, हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा जितना मैक्सिमम से हम रजिस्टर्ड है, उसका जो पार्ट हम इशू करना चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, वो हम लोगों को प्रोस्पेक्टस के थ्रू कहते हैं कि भैया आप हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ना, प्लीज खरीद लीजिए ना। फिर उसके बाद लोगों की एप्लीकेशन, वो जो हमने कहते हैं कि खरीद लीजिए, वो होता है इशूड कैपिटल। फिर उसके बाद लोगों की एप्लीकेशन आती है और हम उनको शेयर अलॉट कर देते हैं, वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब उसमें भी दो बातें होती है। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, या तो हम पूरे 10 रुपए एक ही बार में ले लेंगे लमसम, या फिर हम 10 रुपए में थोड़े थोड़े करके मांगते रहेंगे इंस्टॉलमेंट में। ये काम करिएगा सर, 2 रुपए आप एप्लीकेशन के समय दे दीजिएगा, 3 रुपए आप अलॉटमेंट के समय दे दीजिएगा, 2 रुपए जब हम फर्स्ट कॉल कभी मांगी, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब दे दीजिएगा, 3 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल में। तो जितना पैसा उसमें से आपने मांग लिया है, वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना कॉल्ड अप में लोगों ने पे कर दिया, कुछ लोग पूरा पे कर देते हैं जितना मांगे, कुछ लोग डिफॉल्ट करते हैं, जितना पे कर दिया वो होती है पेड अप कैपिटल। तो पढ़ते हैं जरा, इश्यूड कैपिटल तो समझ में आता है, वो पार्ट जो ऑथराइज कैपिटल का हमने ऑफर किया पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल वो अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर का, जो हमने कॉल्ड अप किया है, मांगा है, नाम समझिए, मांगा है कंपनी ने, किससे? शेयर होल्डर से जो पैसा मांगा है। पेड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो लोगों ने पे किया है। जैसे जब बैलेंस शीट बनती है, छोटे में हो सकता है आपने कभी बनाने की कोशिश करी हो, बनाई है ना? ठीक है। बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल होती है, कौन सी साइड आती है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की साइड आती है ना। हमको बस एक बात बता दो, बैलेंस शीट का टोटल जो है दोनों तरफ का मैच होता है ना। आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाए, टी फॉर्मेट में, या वर्टिकल बनाए। कंपनीज एक्ट में तो वर्टिकली आप बनाएंगे, तो जो मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वही सिखाएंगे। हमको इतना बता दो, दोनों साइड मैच होती है, लायबिलिटी एज वेल एज एसेट मैच होती है ना। वो बात अलग है आपकी मैच होती थी कि नहीं, वैसे मैच होती है। जब लायबिलिटी साइड मैच होती है तो हम शेयर कैपिटल भी लिखते हैं। तो हम जो बाहर जिसका टोटल करते हैं, भाई शेयर कैपिटल होगी, लेट्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, डिवेंचर्स होंगे, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ली होगी, क्रेडिटर्स होंगे, दैट इज ट्रेड पेबल, और भी जो लायबिलिटीज है वो होगी। टोटल करते हैं हम, जब टोटल करते हैं तो हम कौन सी कैपिटल लेते हैं? आपके पास 5 ऑप्शन। ऑथराइज कैपिटल का टोटल होता है, इशूड कैपिटल का, सब्सक्राइब कैपिटल का, कॉल्ड अप कैपिटल का, कि पेड अप कैपिटल का। आप समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे ये देखिए, ये बैलेंस शीट अभी पढ़ाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। इसमें जैसे ऑथराइज लिखी, इशूड लिखी, सब्सक्राइब लिखी, पेड अप लिखी है ना, सबका टोटल कर देते हैं लायबिलिटी साइड में। भैया ये रही हमारी, जैसे मान लो 20 लाख की ऑथराइज कैपिटल थी, 20 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की इशूड कैपिटल थी, जैसे इस क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है, 5 लाख की ये थी। तो हम बाहर जब लायबिलिटी का टोटल करते हैं और भी जो करंट लायबिलिटी वगैरह जोड़ते हैं, तो इन सब में ये सारे जोड़ देते हैं कि 20 लाख की ऑथराइज, 15 लाख की इशूड, तो हो गया 35 लाख। इसी का ही तो 15 लाख इशूड है। बड़ा छोटा सा डाउट पूछा मैंने आपसे, चलो सोचते जाना, मैं पढ़ाता जा रहा हूं, आप सोचते जाना, जब आंसर सोच लेना तो बताना, ठीक है? ओके है जी। तारीख, सारी का टोटल थोड़ी ना करते, दिखाते सारी टोटल तो कोई एक ही का होगा यार, टोटल सबका कैसे कर देंगे? पढ़ते हैं, ठीक है। फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब करती है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल एज इंक्लूडेड इन द लायबिलिटीज कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, यानी ये फॉर्मेट है, ध्यान से देखते जाना। शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल की कितने से हम रजिस्टर्ड है, लोगों को पता चल जाए 2 लाख शेयर है, मान लो 10 रुपए के 20 लाख रुपीस, उसका कितना हमने इशू किया है, यानी कितना हमने लोगों से कहा कि सर प्लीज सब्सक्राइब करिए, वो इशूड कैपिटल 1.5 लाख शेयर 10 रुपए 15 लाख। सब्सक्राइब जो हुआ वो केवल 1 लाख शेयर हुए, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन था, पब्लिक से एप्लीकेशन ही केवल 1 लाख शेयर की आई 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख, जिसका पेड अप पार्ट जो अभी है वो 1 लाख शेयर का 10 और 5 पेड अप है। मान लेते कॉल्ड अप नहीं लिखा, लेकिन मान लेते बीच में कॉल्ड अप भी आता और 5 ही हमने मांगे थे, 5 ही उन्होंने दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बैलेंस शीट में जब टोटल होता है तो पेड अप कैपिटल ली जाती है, बाकी कोई कैपिटल नहीं ली जाती। ये सब दिखाया जाता है लेकिन टोटल में पेड अप कैपिटल जुड़ता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? आपको शेयर इशू करने हैं तो कैसे इशू करेंगे? आज मार्केट में निकल जाएंगे चौराहे पे, लो शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो, नहीं, उसका कोई एक सेट फॉर्मेट है। आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, उसके बाद लोग इनवाइट करेंगे, मतलब लोग एप्लीकेशंस देंगे, देन उसके बाद आप चेक करेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ है कि नहीं। ये कभी सुना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वर्ड? ठीक है, आइए पढ़ के देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ शेयर इशू आर, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है? सबसे पहले इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कंपनी की सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। भाई हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं तो लोगों को बताए तो कि हम क्या करने वाले हैं, आपके पैसे को हम जुए में लगाएंगे, ताश खेलेंगे बैठ के, कि हम उस पैसे से स्टील बनाएंगे, क्या करेंगे, पूरी कंपनी की जानकारी प्रोस्पेक्टस में हम लोगों को देते हैं। पढ़ के देखते। द कंपनी फर्स्ट इशू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस क्या है सर? प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। जैसे आपकी शादी का कार्ड है, वैसे कंपनी की शादी का कार्ड क्या है? प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक दैट एक न्यू कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, एंड इट नीड्स पैसा फॉर डूइंग बिजनेस। इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड द मैनर इन विच मनी इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, यानी कितना कितना पैसा हम कहां से लाने वाले हैं। उसके बाद लोग हमको एप्लीकेशंस देते हैं, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिनको शेयर्स चाहिए वो कंपनी में शेयर्स अप्लाई करते हैं। पढ़ के देखते हैं। व्हेन प्रोस्पेक्टस इज इशूड टू द पब्लिक, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होता है इंटेंडिंग टू सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसकी मंशा है कि हम शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करेंगे, वो क्या करता है? एप्लीकेशन देता है। लेकिन कोरी कोरी एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन के साथ क्या देता होगा? चंदा। चंदा मतलब एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, और डिपॉजिट कर देता है कहां पे? जो भी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में बैंक बताया है वहां पे, ठीक है ना, उतना एप्लीकेशन में। कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है 120 डेज के अंदर। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन सर क्या होता है? ये पता है ना सबको, 90%। ठीक है, अगर उतना भी नहीं ले पाए, पब्लिक से उतना पैसा भी नहीं आया, तो आपको जिनका पैसा आया उनके शेयर्स भी वापस करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों डाला कंपनीज एक्ट ने? 90% का क्लॉज क्यों डाला? मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख शेयर्स इशू करना चाह रहा हूं, मैं कंपनी हूं, 1 लाख शेयर्स के लिए मैंने एप्लीकेशंस इनवाइट करी, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कम से कम 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर मान लीजिए 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो मेरे को उनका भी पैसा वापस करना पड़ेगा, और कंपनी एक तरीके से कह सकते खुलने से पहले बंद हो गई। ऐसा क्यों डाला 90%? जितना मिला उतने से ही काम शुरू करते हैं, श्री गणेशाय नमः करके जितना मिला उतना ही में काम शुरू करते हैं, तो 90% का क्लॉज क्यों? 90% पता सबको है ना, ये सब कभी दिमाग में उठता नहीं है डाउट। ठीक है, अच्छी बात, छोड़ो। ओके, तो भैया अगर पैसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना मिला, देखो 90% क्लॉज इसलिए डाला कि ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी के जो प्रमोटर्स वगैरह है उनकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है, या आपकी कंपनी अच्छी नहीं तो लोग खरीद नहीं रहे हैं आपके शेयर, और कुछ भोले भाले लोग थे जो बेचारे फंस गए, उन्होंने आपके शेयर खरीद लिए। तो ऐसा ना हो इसलिए उन भोले भाले का भी पैसा वापस करो। ये लॉजिक आप लिख के ना आइएगा, ये लॉजिक मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं, ये कंपनीज एक्ट में नहीं है, बट कुछ तो रहा होगा डालते समय कोई क्लॉज, तो उसके पीछे ये लॉजिक मेरे को जो समझ में आता है, मेरी अपनी मन गढ़ंत कहानी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, लेकिन यही लॉजिक है। चलिए, अगर 120 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो दिक्कत है भैया, 120 दिन के अंदर आना चाहिए। द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज। 120 डेज कहां से बोल रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर सर नहीं आया तो क्या करेंगे? अगले 10 दिनों में
आपको उनका भी पैसा, जिनका पैसा आया है उनका भी पैसा वापस करना पड़ेगा। अगला 10 दिन मतलब कितने दिन हो गए टोटल? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से 130 डेज हो गए। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला विद इन 120 डेज, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर and application money should be returned within 130 days from the date of issue of prospectus। ठीक है ना जी? तो सबसे पहला काम था प्रोस्पेक्टस इशू करी, फिर एप्लीकेशंस मिली, एप्लीकेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से अगर ऊपर मिली हैं बहुत बढ़िया। तीसरा काम है कि आप शेयर्स क्या कर देंगे? उन लोगों को अलॉट कर देंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, कंपनी प्रोसीड कर सकती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर आफ्टर फुलफिलिंग कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज। लेटर ऑफ अलॉटमेंट हम उनको दे देंगे कि बधाई हो, आपको शेयर्स अलॉट हो गए। और जिनकी हमें शक्ल नहीं पसंद आई उनको हम शेयर्स, ये शक्ल नहीं पसंद आई मजाक कर रहे हैं, जिनको नहीं देने उनको क्या दे देंगे? लेटर ऑफ रिग्रेट, ये रहे आपके पैसे, हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। कई बार ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसमें कहां दे पाएंगे शेयर? तो लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज टू whom नो अलॉटमेंट हैज बीन मेड। जब भी अलॉटमेंट होगी, हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए, तो अब हमारे और आपके बीच में क्या हुआ? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भाई आपने शेयर मांगे, एप्लीकेशन दिया कि हमें शेयर चाहिए, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये लो शेयर। अब आप मुकर सकते हो क्या कि नहीं नहीं अच्छा रहने दो, नहीं चाहिए? ऐसा नहीं ना। अब हमारे आपके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एप्लीकेंट जो थे अब वो बन गए हैं शेयर होल्डर्स। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं? कैसे हम लोग शेयर इशू करेंगे? टर्म्स क्या होते हैं शेयर इशू करने के, यानी क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं? एक तो बोल रहे हैं फॉर कैश हो सकता है, एक बोल रहे हैं कि फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश हो सकता है। मतलब फॉर कैश मतलब, जब कैश बोल रहे हैं तो कैश को कैश मत समझिएगा, बैंक में ही समझिएगा। फॉर कैश मतलब बदले में हमें पैसा मिला। ये क्या है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश? मान लीजिए हमने, कंपनी ने किसी से कोई एसेट खरीदा, हमने सोफा खरीदा 1 लाख रुपए का। उसने कहा पैसे, हमने कहा सर अगर शेयर दे दे तो चलेगा क्या? अपनी कंपनी के हम आपको शेयर दे दे तो चलेगा क्या? पैसा ना लेके शेयर ले लीजिए। उसने कहा ठीक है, हमने उसको शेयर दे दिए, यानी कंपनी ने शेयर दिए। कंपनी को क्या मिला बदले में? फर्नीचर, एसेट मिला। दिस इज इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। या फिर प्रमोटर्स वगैरह, प्रमोटर्स वगैरह बड़ी मेहनत करते हैं, कंपनी का लोगों को कंपनी के बारे में जगह जगह बताते हैं कि भाई कंपनी के शेयर खरीद लो, तुम रातों रात अंबानी बन जाओगे, झूठे झूठे सपने दिखाते हैं। अब प्रमोटर्स को बदले में उनके क्या दे सकते हैं? शेयर्स दे सकते हैं। तो उनकी जो मेहनत है उसके लिए हम शेयर्स दे सकते हैं। तो जहां पे भी हमें पैसा नहीं मिल रहा है वहां पे हम कह सकते हैं हमने शेयर्स इश्यू करे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्लियर? अच्छा, जब हम शेयर्स इश्यू करती है कंपनी तो या तो पार पे इश्यू करेगी, पार का मतलब समझते हैं? फेस वैल्यू 10 रुपए की मान लो तो इश्यू प्राइस भी 10 रुपए का, या प्रीमियम पे करेगी। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर लेट से 12 रुपए पे इश्यू किया, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। या फिर डिस्काउंट पे इश्यू करेगी, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे। अभी आपको पढ़ाऊंगा। डिस्काउंट पे इश्यू करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है। वो कहता है सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बाकी कोई डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं क्या क्या लिखा है। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर अंडर कंसीडरेशन फॉर कैश, जिसमें एक पार है, एक प्रीमियम है, एक डिस्काउंट है। एक एक करके ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, जनरल एंट्री भी सीखेंगे। सबसे पहले कौन सा करेंगे? पार वाला, यानी 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर कंपनी ने 10 रुपए पे इशू किया। अच्छा, अब इसके अंदर भी दो चीजें पढ़ाऊंगा, पार वाले के अंदर भी दो चीजें। एक चीज पढ़ाऊंगा कि 10 रुपए का शेयर 10 पे इशू किया और पूरा पैसा एक ही बार में ले लिया, यानी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, जिसको हम कहते हैं लमसम अमाउंट ले लिया। और दूसरा पढ़ाऊंगा इंस्टॉलमेंट की 10 रुपए में 2 अभी दे दो, फिर 2 दे दो, फिर 3 दे दो, जैसा भी है। नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज कौन से केस में कम होंगी? लमसम में। और कौन से में ज्यादा होंगी? इंस्टॉलमेंट। पढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। Shares are said to be issued at par. कब? When the issue price is equal to face value, या जिसको आप nominal value भी बोल सकते हैं। यानी
मान लीजिए व्हेन द इश्यू प्राइस इज 10 एंड फेस वैल्यू इज आल्सो 10, तो हम कह सकते हैं शेयर्स आपने पार पे इशू करें। व्हेन द शेयर्स आर इशूड द कंपनी में, अब शेयर आपने पार पे इशू करे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आप पेमेंट लोगों से मांग सकते हैं, आस्क फॉर पेमेंट, आइदर पेबल इन लमसम जिसको हम सिंगल इंस्टॉलमेंट कहते हैं, यानी एक बार में पूरे 10 रुपए दीजिए, या फिर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट, जैसी भी कंपनी को नीड है। पूरे पैसों की जरूरत है तो वो लमसम में करती है, थोड़े थोड़े पैसों की जरूरत है तो वो इंस्टॉलमेंट्स में कर देती है कि पूरा पैसा क्यों ले। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, जिसमें अब दो केसेस, पार और पेबल इन फुल इन लमसम, एक केस है। दूसरा क्या पढ़ाएंगे, दूसरा भी पार का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर क्या पढ़ाएंगे, इंस्टॉलमेंट। समझ में आ गया क्या पढ़ रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, किसकी जनरल एंट्री सिखा रहा हूं, सुनते जाना मैं किसकी सिखा रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर की सिखा रहा हूं, वो भी अभी फॉर कैश की सिखा रहा हूं। अभी मैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में गया नहीं, जब जाऊंगा तो वहां एडिंग होगी, ठीक है। और उसके अंदर भी अभी पार की सिखा रहा हूं, समझ में आया। पार के अंदर भी अभी पहले लमसम की सिखाऊंगा, फिर इंस्टॉलमेंट की, चले ना। ओके जी, ओके जी, ओके सर। कैसे करेंगे, क्या एंट्रीज होंगी जब हमने शेयर इशू किया पार पे और एक ही बार में लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो मेरी तरफ एक बार जरा देखिए, सबसे पहले लोग एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन के साथ आपने अभी बताया था कोरी कोरी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, एप्लीकेशन मनी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 10 रुपए, 6 रुपए, 2 रुपए, कितनी, लमसम सीख रहे हैं यानी पूरे 10 रुपए, पार का सीख रहे हैं 10 रुपए, मतलब 10 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर जितने उन्होंने अप्लाई करे। जब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर जितने अप्लाई करे उसके साथ पैसा आएगा, कंपनी, हम लोग कंपनी की बुक्स में एंट्री करें, कंपनी की बुक्स में पैसा आएगा तो कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, पैसा आया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या फिर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पढ़ के देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब एप्लीकेशन मनी मिलेगी, फिर क्वेश्चन भी करेंगे, पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगी तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे मेरी एक और बात सुनना, अगर आपने केवल शेयर एप्लीकेशन वर्ड जो है यहां पे ये इशू ये यूज किया है, जिसमें ना आपने उससे पहले इक्विटी लगाया ना आपने प्रेफरेंस लगाया, मतलब एक तरीका था ये हो सकता था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, या फिर अगर प्रेफरेंस होते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बट अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो हम क्या माने, इक्विटी। अगर कुछ नहीं है तो हम इक्विटी, और अगर कंपनी के पास एक ही तरीके के शेयर इशू कर रही है केवल इक्विटी, तो भी नाम में कुछ ना लिखे। लेकिन जहां वो दोनों इशू कर रही है, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी, तो कायदा ये कहता है कि आप उसके आगे लिख दीजिए, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। समझ में आया, ओके। एक चीज और, जब लमसम में इशू करते हैं यानी पूरा पैसा एक बार में लेते हैं, तो जो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो इन्होंने लिखा है ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब हम लोग क्या करते हैं जो ज्यादा सही लमसम में तरीका माना जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक ही में इसलिए लिख देते हैं कि ये समझ में आ जाता है यही एप्लीकेशन मनी और यही अलॉटमेंट, मतलब इससे समझ में आता है कि लमसम का है। बट आप अगर ये भी लिख देंगे तो चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ओल्ड सिलेबस वाले तो एमसीक्यू लिख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है आपके हिसाब से, ठीक है। तो पहली एंट्री आपको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री, इस पैसे को कहां भेज देते हो, शेयर कैपिटल में, यानी दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दो ही एंट्री होने वाली है क्या, बिल्कुल जी, दो ही एंट्री होने वाली है आमतौर पे। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सर अगर पहले में हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट किया है, तो दूसरे में फिर शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट डेबिट को, जो पहले में क्रेडिट किया वही दूसरे में डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल। जब आप लोग छोटे थे स्कूल में जनरल एंट्री करते थे, अगर कभी करी है तो नरेशन लिखते थे। अब आप बड़े हो गए, अब आप नरेशन लिखेंगे, हाँ जी लिखेंगे, ठीक है। न्यू सिलेबस वाले ध्यान रखें, नरेशन लिखने के अलग से नंबर नहीं मिलते, लेकिन नरेशन ना लिखने के नंबर कट जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, घर जाके समझिएगा फिर इस बात को।
और बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी नरेशन ना लिखने बैठना कि आज आधे पेज की बीइंग हमने उनसे इतने शेयर्स के बारे में मांगा, फिर इन्होंने इतने दिए। नॉर्मल आप, ठीक है ना। तो आप पहले में जब छोटे में थे लिखते थे, पहली एंट्री जो आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें नरेशन क्या लिखते थे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरे में बीइंग एप्लीकेशन मनी या शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपको पता है एक बात समझा दो थोड़ा, अब आप थोड़े बड़े हो गए। पहली एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पहली एंट्री तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एप्लीकेशन मनी आई। दूसरी एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, दूसरी एंट्री ये तो हिंदी मतलब ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। आप नरेशन यही लिखना, रिप्रेजेंट क्या कर रही? दूसरी एंट्री ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने शेयर अलॉट कर दिए। सर अभी कहां अलॉट कर दिया? अलॉटमेंट मनी तो बाद में ड्यू होती थी। अरे मेरी बात सुनो यार, बिना शेयर अलॉट करे तुम कोई भी पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, कंपनी चेक मना करता है। शेयर अलॉट ही नहीं करे तो शेयर कैपिटल में पैसा आप क्रेडिट नहीं कर सकते। एक बार आपने शेयर कैपिटल में पैसा क्रेडिट किया, दैट मींस आपने शेयर अलॉट करे। जो भी आप छोटे में दूसरी एंट्री सीखते थे वो सब अलॉटमेंट की ही एंट्री होती थी। नहीं समझ में आई बात? एक तरीके से बीइंग शेयर्स अलॉटेड है, बट आप लिखना वही, क्योंकि हमारी बात हर किसी के दिमाग में नहीं जाती। ये एंट्री ये रिप्रेजेंट नहीं करेगी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। तो दिख रहा है यार, हिंदी में दिख रहा है। तो मतलब रिप्रेजेंट मतलब होता है कि पीछे क्या है मतलब इसका मतलब ये है कि हमने शेयर अलॉट कर दिया। और जिनको हम शेयर अलॉट नहीं कर रहे होते उनका पैसा क्या कर देंगे? रिफंड। तो हम इसी एंट्री में, हम चाहे तो सेकंड एंट्री में ही टू बैंक और कर दें, रिफंड कर दें, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। या फिर अगर हमें एक और एंट्री करनी है तो तीसरी एंट्री कर लें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 3 एंट्री बन जाएंगी। अगर रिफंड की एंट्री अलग करेंगे तो 3 बन जाएंगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जब मैं शेयर एप्लीकेशन बोल रहा हूं वहां पे लमसम में मैं बार बार बोल रहा हूं, आप शेयर एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं या शेयर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी यूज कर सकते हैं लमसम वाले में। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तीसरी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अगर रिफंड करना है तो, अगर रिफंड करना ही नहीं है, जैसे प्रैक्टिकल जीवन और थ्योरेटिकल जीवन में अंतर समझिए। प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है कि मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट करी, तो क्या एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आएंगी? क्या ज्यादा भी आ जाती हैं, कम भी आ सकती हैं। बट थ्योरेटिकल जीवन में कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि हमने मांगे थे 1 लाख और 1 ही लाख की एप्लीकेशन आई, तो कोई रिफंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ एडिशनल बातें। और नरेशन जरूर लिखना। एक बात और करना, जब भी घर पे भी प्रैक्टिस करना है, ये बात न्यू सिलेबस वालों के लिए है, घर पे भी प्रैक्टिस करना आप तो नरेशन लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ये ना सोचना कि वहां लिख देंगे, क्योंकि जो चीज घर में नहीं लिखोगे वो वहां भी नहीं लिखोगे। ये बात मेरी ध्यान रखना। एडिशनल पॉइंट्स। पहला, ऑल्दो शेयर्स में बी ऑफ आइदर काइंड हो सकते हैं। अच्छा, यानी या तो इक्विटी हो सकते हैं या प्रेफरेंस, बट ओनली टर्म शेयर्स यूज किया है, केवल शेयर वर्ड लिखा है, तो आप क्या समझेंगे? आपने खुद ही बता दिया, इक्विटी। दूसरा, सेपरेट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम खोलते हैं हर एक क्लास ऑफ शेयर के लिए। मतलब अगर इक्विटी है तो इक्विटी के शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अलग खोलेंगे, और प्रेफरेंस भी है तो प्रेफरेंस का अलग खोलेंगे। एक ही शेयर एप्लीकेशन में दोनों को नहीं डाल देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में हम दोनों इशू कर रहे होते तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, या अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर दूसरी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर। तीसरी एंट्री, तीसरा पॉइंट मतलब अनलेस शेयर्स आर अलॉटेड बाय द कंपनी, जब तक शेयर अलॉट नहीं होंगे तब तक रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी सिंपली एक ऑफर है। और देखो लिखा है, देखो लिखा है, अंडरलाइन करो, एंड कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू। समझ में आया? जब तक अलॉट नहीं होंगे तब तक तुम शेयर कैपिटल में उसको क्रेडिट नहीं कर सकते। और आखिरी बात, रिफंड अगर किसी का पैसा करना हो, एक्सेस पैसा है आपके पास, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इफ द कंपनी फेल्स टू रेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहां पे तो रिफंड ये होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला तो किसका पैसा वापस करोगे? सबका। तो फिर तो पहली एंट्री क्या होगी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला तो पहली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, काम खत्म। लेकिन अगर आपको पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैप। इसमें मैं ये सिखा रहा हूं, इसमें अगर केस आ गया ओवर सब्सक्राइब का, लेट्स से 1 लाख शेयर्स की हमने एप्लीकेशंस मांगी, आ गई 1,10,000 शेयर्स की, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,10,000 शेयर से जितना पैसा आया, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1 लाख से, 1 लाख शेयर से, और तीसरी
रिफंड करने की 10,000 शेयर वालों का पैसा वापस कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें एक चीज और भी तो सिखाई जाती थी स्कूल में कि पैसा वापस ना करके प्रो राटा अलॉटमेंट जो आपको परेशान करता था, आधे बाल आप लोग के उसी की वजह से कम हुए कि आगे प्रो राटा ये सिखाया जाता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी ये सिखाया जाता था स्कूल में कि किसी का पैसा आगे एडजस्ट कर लो, रिफंड ना करके आगे एडजस्ट कर लो। वो भी कर सकते हैं यस और नो? नहीं कर सकते। लमसम के केस में कैसे करोगे? इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। लमसम में तो तुमने उससे पूरा पैसा मांगा है ना एप्लीकेशन के समय। मान लो तुम्हारा 10 रुपए का शेयर था, तुमने कहा पूरे 10 रुपए चाहिए हमको। अब मान लो एक सज्जन ने, एक शेयर होल्डर ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए आपको दे दिए। बाद में आपने उसको केवल 1.5 लाख शेयर्स अलॉट करे, नहीं 20,000 शेयर थे, 15,000 शेयर अलॉट करे 10 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख। उसने दिए 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन 2 लाख रुपीस की, आपने दिए 15,000 शेयर्स यानी बनते हैं 1,50,000 शेयर। एक्स्ट्रा कितना पैसा उसका? 50,000। 5,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आपका। इसको आगे कहां एडजस्ट करोगे? आप उसे थोड़ी ना कहोगे कि ठीक है हमारे पास रखा है इसको आगे एडजस्ट कर लेंगे। आगे तो तब एडजस्ट करते जो अभी आपने इंस्टॉलमेंट्स में वैसा मांगा होता कि ठीक है यार पूरा ना दो एप्लीकेशन का, मैं 2 रुपए दे दूं, तो आगे फिर हम से एडजस्ट कर लेते कि ठीक है सर आपका बचा हुआ पैसा मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। और अगर प्रोस्पेक्टस ने हमको गंवाना किया और भी बच गया तो हम कॉल्स में एडजस्ट कर लेंगे। बट जहां लमसम का केस है, यू नीड टू रिफंड एक्स्ट्रा मनी, आप कैसे रोकोगे उसको? तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लमसम का क्वेश्चन हमेशा आसान होगा, क्योंकि लमसम में कभी आपको एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं आने वाली। दिमाग चल रहा है ना आपका? ठीक है, अब पढ़िएगा। इन्होंने वही समझाया कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ तो रिफंड कर दो। रिफंड करने की एंट्री, देखो यहां लिखा है इन्होंने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक, बट आप जो पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करोगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करना। अगर आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करी तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक। सर इंस्टॉलमेंट का भी सिखा दीजिए। अच्छा इंस्टॉलमेंट का भी सिखा देते हैं। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार and amount is payable in installment। पढ़ते हैं जरा। When shares are not payable in lump sum, एक बार में पूरा पैसा नहीं मांग रहे, टुकड़ों में मांग रहे, they can be called in number of installments, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांग सकते हैं। आफ्टर अलॉटमेंट, जब भी आपको नीड अराइज हो, whenever the need arises, कंपनी क्या करे? मे रिक्वायर फर्दर इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर की सर अब हमें जरूरत है, अब आप पैसा दे दीजिए टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर, जितने उन्होंने सब्सक्राइब करे थे उसके हिसाब से जितना पैसा बनता है आप उतना और मांग सकते हैं। सच डिमांड आर टर्म्ड एज कॉल्स। डिफरेंट कॉल्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम वन अनदर बाय देयर सीरियल नंबर, ये आपको बताइए। यानी पहला पैसा, सबसे पहला पैसा होता है एप्लीकेशन मनी, सबसे पहला एप्लीकेशन मनी, फिर मिलती है अलॉटमेंट मनी, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अब वो तो आपके ऊपर है आप कितनी कॉल बनाना चाहें, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, या 2 ही कॉल निपटाएं तो फर्स्ट कॉल, मतलब आपके ऊपर, मतलब क्वेश्चन के ऊपर है। फर्स्ट कॉल, दूसरी कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, या थर्ड कॉल में थर्ड एंड फाइनल कॉल। पढ़ते हैं जो सबसे पहला पैसा मिलता है, जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है वो कहलाती है एप्लीकेशन मनी। फिर जो पैसा मिलता है सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल मनी, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल मनी। एमसीक्यू वाले बच्चे, ओल्ड सिलेबस वाले ध्यान दें, हो सकता है आपसे एग्जाम में ड्राफ्ट करे कि लमसम में क्वेश्चन, मतलब लमसम में इशू नहीं किया कंपनी ने, इंस्टॉलमेंट में इशू किया। ऐसे केस में जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन की शेयर अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल, थर्ड इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे कि थर्ड कॉल, फर्स्ट कॉल, थर्ड इंस्टॉलमेंट तो फर्स्ट कॉल हुआ, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शेयर एप्लीकेशन रही होगी। समझ गए ना? और न्यू सिलेबस में परेशान ना हो, एक भी एमसीक्यू इसमें नहीं आएगा, स्टूडेंट मना किया इसमें हम कुछ भी एमसीक्यू नहीं पूछेंगे। ओके जी, ओके। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बताओ यहां पे नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा होंगी कि कम होंगी? ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू लमसम, ज्यादा होंगी, क्योंकि बार बार आपको पैसा ड्यू करना है और लेना है। सबसे पहली एंट्री तो सेम ही रहने वाली है, एप्लीकेशन मनी मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पे अलॉटमेंट वर्ड साथ में नहीं जोड़ते, यहां पे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ही रहेगा। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नहीं। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आप अलग से मांगेंगे, वहां पे एक ही बार में आपने सब कुछ ले लिया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन
जो पैसा आपको एप्लीकेशन के समय मिला। फिर अभी क्वेश्चन करेंगे इसमें। फिर उसके बाद क्या करिए, आपने कहा कि ट्रांसफर कर देते हैं इस पैसे को शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जो मैंने समझाया कि एक तरीके से ये अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि शेयर अलॉट हो गया। फिर उसके बाद अगर किसी का पैसा आपने वापस करना है तो क्या कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो ये एंट्री तो डिपेंड करती है कि क्वेश्चन में दी होगी तो होगा या तो नहीं होगा। चौथा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मनी का पैसा मिलेगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल होगी, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, पैसा मिलेगा बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। कुछ कुछ यादें दिमाग में आ रही है कि बिल्कुल ही खाए बैठे हैं? अच्छा चलो मेरी तरफ देखो, जिनको नहीं भी आ रही है या नहीं भी पढ़ा है, साइंस साइड के भी हैं, एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज क्या क्या होंगी। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री में आप इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, यानी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा अगर रिफंड करना पड़ा, कुछ पैसा एक्स्ट्रा है आपके पास, तो आप साथ में सेकंड एंट्री में ही जोड़ दीजिए कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक। या आप अगर इसमें नहीं जोड़ना पा रहे तो आप तीसरी एंट्री अलग से एंट्री कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर उसके बाद चलता रहेगा ये सिलसिला। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पैसा रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल है तो अब आप बताइए, सेकंड कॉल ड्यू करने की शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। मान लो थर्ड कॉल भी है, थर्ड एंड फाइनल कॉल, तो ड्यू करने की शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन करेंगे, उससे बातें अपने को समझ में आएंगी। आओ देखते हैं। मोना अर्थ मूवर लिमिटेड decided to issue 12,000 shares of rupees 100 each, payable at rupees 30 on application, 40 rupees on allotment, 20 rupees on first call and balance on second and final call। यानी ये कंपनी ने 12,000 शेयर इश्यू करने की बात करी। 100 रुपए का एक शेयर है, जो कि कंपनी को पैसे कैसे लेने, 30 रुपए एप्लीकेशन के समय, 40 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल। पहले तो लमसम का क्वेश्चन है, नहीं इंस्टॉलमेंट का। पार है, ये कैसे पता चल रहा है? पार ही है। हमको एक बार टोटल करना जरा, 30 रुपए प्लस 40 रुपए प्लस 20, 30 प्लस 40 प्लस 20, 90। तो बचे हुए 10 रुपए कहां पे आएंगे? लिखा है ना, बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी आप 10 रुपए लिख दो अपने और आपकी जानकारी के लिए। ठीक है ना। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्राइब्ड है कि अंडर सब्सक्राइब्ड है? मतलब समझते हो इन दोनों का? ओवर सब्सक्राइब्ड मतलब ज्यादा एप्लीकेशन, वेरी गुड, और अंडर सब्सक्राइब मतलब कम, ओवर सब्सक्राइब। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि ठीक है यार, अब लोग 13,000 शेयर मांग ही रहे हैं तो एक काम करते हैं 13,000 शेयर ही दे देते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। आप इश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं दे सकते, तो 12,000 शेयर ही देने पड़ेंगे। 1,000 शेयर की एक्स्ट्रा पैसे आए। क्या है? द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन, उनका पैसा हम वापस कर देंगे, 1,000 शेयर का कर देंगे। द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव ऑन ऑल दी शेयर, सारे शेयर पे अलॉटमेंट मनी मिल गई। कितने पे मिली होगी? 12,000 शेयर पे मिली होगी कि 13,000 शेयर पे? 12,000 पे। भाई 1,000 शेयर वाला को तो पैसा वापिस ही करना है। एंड ऑल सम ड्यू ऑन कॉल आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। कॉल का भी सारा पैसा मिल गया, लेकिन 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। मतलब 12,000 शेयर्स में ये कोई व्यक्ति रहा होगा जिसके पास 100 शेयर होंगे, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। कौन सी कॉल नहीं दी? फर्स्ट कॉल नहीं दी कि बैलेंस एंड सेकंड कॉल नहीं दी? लिखा है कॉल का पैसा नहीं दिया, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या माने? दोनों ही। यानी फर्स्ट कॉल का पैसा जो दिया वो भी केवल 11,900 शेयर्स पे मिला। 11,900 कैसे आया? 11,900। 12,000 शेयर से 100 शेयर्स वालों ने दिया नहीं, तो कितने ने दिया होगा? 11,900। और फाइनल कॉल का भी इतने ही नहीं दिया। ठीक है, रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मोना। ओके जी मोना, हम लोग साथ में करें, कॉपी में करें। चलो खोलो कॉपी।
तैयार है आप? मेरा इंतजार कर रहे हैं? मैं एंट्रीज बोलेंगे आप लोग लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, सबसे पहली एंट्री लिखिए, मैं बोलता जा रहा हूं। चलो मैं भी करता चल रहा हूं साथ में, आप लोग, मैं बोलता भी जा रहा हूं, इधर भी करता जा रहा हूं, ठीक है? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितने से होगी? बेटा ये एंट्री होगी 13,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, आप बताएंगे क्या? 30 रुपए की एप्लीकेशन। सर 13,000 शेयर से होगी? हाँ बेटा, आई तो एप्लीकेशन 13,000 थी ना, मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 3, 39, 3,90,000 होगा क्या? मल्टीप्लाई करो जरा। तो पहली एंट्री 3,90,000, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,90,000। दूसरी एंट्री करते चलना, साथ साथ में है। दूसरी एंट्री, इसको कहां ट्रांसफर करते हैं आप लोग बता रहे थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा? टू शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, कुछ का पैसा वापस भी तो करना है, रिफंड भी तो करना है, तो आप जैसा बताओ, आप सजेस्ट करो, मैं इसी एंट्री में टू बैंक कर दूं कि अलग से करूं? इसी में कर दें, ठीक है, चलेगा ना? चलेगा। टू बैंक अकाउंट जिनका पैसा वापस करना है। सर किससे होगा? बेटा देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट होगा पूरे 13,000 शेयर्स इंटू 30 रुपए से, यानी 3,90,000। लेकिन शेयर कैपिटल जो होगा ना, वो केवल 12,000 शेयर्स इंटू 30 रुपए से होगा, ये होगा 3,60,000 आई थिंक। और सर बाकी बाकी का पैसा वापस कर दो बेटा, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, किसी का पैसा रोकते नहीं। 1,000 शेयर इंटू 30,000 रुपीज, बीइंग जो आप बचपन में डालते थे नरेशन, वही डाल देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से बोल दूं क्या लिखा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आप लोग फर्स्ट एंट्री के बाद एक लाइन छोड़ के नरेशन लिखते, फिर एक लाइन छोड़ के सेकंड एंट्री लिख रहे हैं, कि बिल्कुल ऐसा लिख रहे हैं कि वो ऐसे करके आंखें गड़ो गड़ो के देखे, अच्छा ये एंट्री यहां खत्म हुई। चलिए तीसरी एंट्री करें जी। ओके, तीसरी एंट्री काहे की करें? अलॉटमेंट मनी ड्यू करें। ड्यू करने की एंट्री सर मैं बताऊंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कितने से करोगे? बेटा 12,000 शेयर से करेंगे केवल। ओहो सर, और इंटू कितना देखना पड़ेगा बेटा, कितना था, कहाँ है? अलॉटमेंट थी 40 रुपीज की, है 40 रुपए की अलॉटमेंट, तो 12,000 इंटू 40 कितना होगा ये? 4 लेगा 80,000, ठीक है जी। सर अब क्या करेंगे? पैसा लो बेटा, पैसा नहीं छोड़ते, पैसा लेना चाहिए। पहले नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, माउंटेन ड्यू, ठीक है, केवल माउंटेन ना लिखना चाहो। उसके बाद पैसा इनसे ले लो, पैसा लेने की एंट्री बोलो जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना सर? ये पूरा ही ले लो बेटा, 4,80,000 दे तो रहे, पैसा ना छोड़ो, पैसा लो। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है ना? कहानी ना लिखने लगना पूरी, छोटी बहुत नरेशन लिखना, मैंने बोला नरेशन लिखने के नंबर नहीं देगा, नहीं लिखोगे तो काट देगा। छोटा सा लिखना, लिखना सटीक, छोटी नरेशन, काम खत्म। पांचवा, पांचवे में क्या करें? पहले तो ये थर्ड और फोर्थ नोट करो। नोट कर लिया है थर्ड और फोर्थ आपने? वेरी गुड, नोट करने में आप लोग बड़े तेज हैं। पांचवी एंट्री बताओ क्या करें? पांचवी एंट्री में क्या ड्यू करें? फर्स्ट कॉल, चलो ठीक है, एंट्री बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और भैया 12,000 शेयर हैं इनटू एप्लीकेशन मनी देखे तो कितनी थी? 20 है पक्का? फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल 20, तो 12,000 इंटू 20,
जरा मल्टीप्लाई करो, 2,40,000, 2,40,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अगली एंट्री, कुछ पूछना है? किसी कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ पूछना है? कॉल सिनेरियो इसमें थोड़ी ना आएगा, आएगा भी तो अगले में आएगा, जब ड्यू कर रहे होंगे तब थोड़ी ना पता होगा हमको कि ये लोग पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ड्यू करते समय कॉल सिनेरियर्स कभी नहीं आता। और कुछ पूछना है किसी को? आप कुछ बोल रहे हैं पीछे से बेटा? हाँ लिख तो लो, ओल्ड सिलेबस दुनिया एमसीक्यू थोड़ी ना आपकी ओल्ड सिलेबस, लिख तो लो पूरा ही, हाथ थोड़ी ना खिंच जाएंगे। कभी मान लो आपको स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का मन किया 11th 12th, तो बता हम तो एमसीक्यू थे, हमने पढ़ा तो था लेकिन नरेशन नहीं थी। चलो अच्छा, छठवीं एंट्री क्या करोगे? पैसा ले लें, पैसा ले रहे हैं। अब एक मिनट देखना सभी लोग, तनिक रुकना, रुकना एक मिनट, नोट ना करना है, बैंक अकाउंट डेबिट नोट मत करना, रुकना। हमको जो फर्स्ट कॉल का पैसा है पता है, वो 12,000 शेयर वालों ने नहीं दिया है, केवल 11,900 शेयर्स वालों ने दिया है, 11,900 शेयर, क्योंकि 100 शेयर वाले ने डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं दिया। 11,900 इंटू 20 करना, 11,900 इंटू 20 करिए जरा, 2,38,000। अब जरा सुनना, एक मिनट रुकिए। सिक्स्थ एंट्री करते समय हमारे पास दो रास्ते हैं। स्कूल में भी किसी के स्कूल में कुछ सिखाया गया होगा, किसी के में कुछ, इसलिए मैं दोनों रास्ते आपको समझा दे रहा हूं। एक रास्ता है कि हम सिक्स्थ एंट्री करते समय कॉल्स इन एरियर्स का खाता खोल लें, जिन पे लोगों ने हमको पैसे नहीं दिए। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है जिनसे हमने पैसा मांगा लेकिन आपने दिया नहीं। तो एक रास्ता है कि हम कॉल्स इन एरियर्स का खाता भी खोल लें, वो भी डेबिट कर दें, और एक रास्ता है कि बिना कॉल्स इन एरियर्स के खाता खोले हम करें। मैं स्कूल्स में देखता हूं दोनों तरीके की चीजें अलग अलग स्कूल्स में सिखाई जाती हैं। आप लोग के स्कूल में क्या सिखाया था? कॉल्स इन एरियर्स का खाता खोलना कितने लोगों के स्कूल में सिखाया था? ऑलमोस्ट सभी के में, ठीक है। तो हम लोग कॉल्स इन एरियर्स का खोल के चल रहे हैं। आपको एक चीज और दिखा दी, लेकिन जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है, ये एंट्री पैसा मिलने की सबसे ऊपर दिख रही है, आपको दिख रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू। देखो उससे पहले ये ड्यू की एंट्री, ड्यू की तो आपने करी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू। इन्होंने कॉल सी नेट का खाता नहीं खोला, बट बिल्कुल परेशान ना हो, आप खोलेंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, काटेगा नहीं, ठीक है ना। और ओल्ड सिलेबस वालों को लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें याद रखनी है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस वाले अपनी बात कह नहीं पाएंगे, उसकी बात समझ के एक सही आंसर चुनना है। तो अगर एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दिया है लेट्स से एंट्री का शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, तो भी ठीक है, ए सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो भी ठीक है। और अगर उसने बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो भी ठीक है। अब आपका ये आएगा कि सर दोनों ऑप्शंस में दिए तो हम किस में लगाएंगे? ऐसा नहीं, ऐसा ऑप्शन बनाएगा जिसमें एक ही सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे, ठीक है। तो आपका जैसे स्कूल में सिखाया गया मैं वैसे ही करा देता हूँ, कॉल्स इन एरियर्स का खाता हम लोग खोल लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई गलत नहीं, बल्कि ये अच्छा है। कॉल्स इन एरियर का खाता खोलते हैं तो थोड़ा सा एक लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ ये पैसा हमें नहीं मिला था। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। कितने से करूं ये? 100 शेयर इंटू 20 रुपए, यानी 2,000 रुपए। यहां तक बात समझ में आई? टू क्या करें बेटा? बिल्कुल सही कह रहा है, टू शेयर कैपिटल। सर कितने से करेंगे बेटा? ये 12,000 इंटू, हाँ सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल 12,000 इंटू कितना? 20, जो कि आपका 2,40,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत हो और कुछ करने का ना हो तो आप नरेशन भी बड़ी कर सकते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन ऑल दी शेयर एक्सेप्ट फॉर 100 शेयर्स, ऐसे करके आप कर सकते हैं। टाइम कम हो, क्वेश्चन ज्यादा हो, जो कि होंगे, तो आप छोटा करके काम खत्म करें।
इतनी बात सीख गए, है ना। अब एक बात आपको और सिखा दे, ताकि जब मैं आपको आगे फोरफीचर पढ़ाऊंगा तो इजी रहेगा। तब तक भूल के तो नहीं आओगे ना, पक्का? ठीक है, एक बात और सिखा। देखो अंतर क्या हुआ, मैं आपको समझाऊं। जैसे हमने, अब देखना मैं जो कर रहा हूं आप मत देख करना, मैं आप सिर्फ देखना। जैसे हमने क्या किया, दो ऑप्शन थे ये सिक्स्थ वाली एंट्री का। एक ऑप्शन तो ये था, एक ऑप्शन जो इन्होंने बुक में किया ये भी ठीक था, वो था बैंक टू, देखते जाना, बैंक टू शेयर, बोलो, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसमें 2,38,000 जितने रुपए हमें मिले, यानी कॉल्स इन एरियर का खाता हम लोग ने नहीं खोला, ये शेयर फर्स्ट कॉल लिखा, ठीक है। एक ऑप्शन ये था। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात मानते हैं तो फिफ्थ एंट्री तो सब में कॉमन है, चाहे हम इंस्टीट्यूट की बात माने या ना माने, फिफ्थ एंट्री कॉमन है, और सिक्स्थ ये होगी। अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ को विजुलाइज करते हैं तो फिफ्थ एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल जो डेबिट हुआ है वो 2,40,000 से हुआ है। शेयर फर्स्ट कॉल जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, ये शेयर फर्स्ट कॉल जो डेबिट हुआ है वो 2,40,000, और शेयर फर्स्ट कॉल जो ये एंट्री, जो इंस्टीट्यूट वाली एंट्री, उसकी सिक्स एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल जो क्रेडिट हुआ है वो 2,38,000 से हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं शेयर फर्स्ट कॉल के डेबिट साइड में 2,000 रुपए पड़े रह गए हैं। ऊपर आपने 2,40,000 से डेबिट किया है, नीचे आपने 2,38,000 से क्रेडिट किया, यानी शेयर फर्स्ट कॉल में 2,000 डेबिट में पड़ा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये पैसा हमें नहीं मिला है। और जो आपने किया है उससे क्या हो रहा है, उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है, जरा समझते हैं उसका भी। ये आपको फायदा दिलाएगा कहां पे, जब फोर फीचर सीखेंगे। जो आपने किया है, आपने फिफ्थ एंट्री तो यही करी है, सिक्स्थ एंट्री ये करी, आपने फिफ्थ एंट्री में शेयर फर्स्ट कॉल जो डेबिट किया वो तो वही से 2,40,000 से किया, और सिक्स्थ एंट्री में जो शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट किया है वो 2,40,000 से ही किया। इसकी वजह से हो ये रहा है कि आपके फर्स्ट कॉल अकाउंट बैलेंस हो जा रहा है, फर्स्ट कॉल का बैलेंस जीरो हो जा रहा है। बैलेंस हो जा रहा है मतलब कोई बैलेंस नहीं बच रहा, इसका मतलब ये हुआ 20,000 नहीं बच रहा ना, इंस्टीट्यूट वाले में बच रहा था, बल्कि उसकी जगह आपने एक नया खाता खोल दिया है, कॉल्स इन एरियर, यानी आपके में कॉल्स इन एरियर एक डेबिट में एक नया बैलेंस बच रहा है, 20,000 कह रहे हैं, 2,000 सॉरी 2,000 का। यहां पे 2,40,000 ये खाता खत्म, 2,000 का एक कॉल्स इन एरियर, जबकि यहां पे जो इंस्टीट्यूट वाला है इसमें भी 2,000 का बैलेंस बच रहा था, लेकिन वो कॉल्स इन एरियर्स में आपने नहीं खोला, आपने किस में डाल रखा है, शेयर फर्स्ट कॉल में। 5 मिनट 10 मिनट लगाते हैं इसमें, फोर फीचर में आराम मिलेगा। दो रास्ते हैं करने के, दोनों ठीक है, मैं कतई आपको ये नहीं सिखाना चाहता कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, नहीं, जो सही है वो सही है। ये भी कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट ने किया, या कॉल्स इन एरियर जो आप स्कूल में सीखते थे वो भी ठीक है। जहां पे गलत होगा वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन दोनों में फर्क क्या आ रहा है, फर्क मैं अगर देख रहा हूं तो फर्क मेरे को जो विजुलाइज हो पा रहा है वो ये दिख रहा है कि जो इंस्टीट्यूट वाला तरीका है उसमें 2,000 रुपए का बैलेंस शेयर फर्स्ट कॉल के डेबिट साइड में पड़ा रह गया। दिख रहा है ना आपको भी, आ रहा है इतना समझ में। और जो आपने कॉल्स इन एरियर्स का खाता खुलवा के किया उसमें कॉल्स इन एरियर्स के डेबिट में 2,000 पड़ा है, शेयर फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं पड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर दोनों को हम समराइज करें तो जो बैलेंस बचता है, आप लिखिएगा नहीं, इसे बता दूंगा मैं, जो बैलेंस बचता है अगर हम कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री, फिफ्थ एंट्री और कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री को मर्ज करें तो जो बैलेंस बचता है वो बचता है 2,000 वाला की बात कर रहा हूं, वो जो बैलेंस बचता है वो बचता है कॉल्स इन एरियर के डेबिट में, एरियर्स के डेबिट में 2,000। और अगर ये वाली एंट्री, फिफ्थ वाली एंट्री और बिना कॉल्स इन एरियर्स को मर्ज करें तो जो 2,000 का ही बैलेंस बचता है वो बचता है शेयर फर्स्ट कॉल के डेबिट में। बात मानते हो यस और नो? जा रही बात दिमाग में? अब सुनना, इस क्वेश्चन में फोर फीचर नहीं है, लेकिन अगर मान लो हम ये शेयर फोरफीट करते, फोर फीचर का मतलब समझते हैं सब लोग, बाकी मैं समझाऊंगा जब आएगा डिटेल में क्या मतलब होता है फोर फीचर का, कि हमने, आपने पैसे नहीं दिए तो हमने आपके शेयर्स कैंसिल कर दिए, जो पैसे दिए थे वो जब्त कर लिए। फोर फीचर के समय हम क्या करते हैं, सारे खातों को कैंसिल कर रहे होते हैं जितने जितने आपकी वजह से खुले पड़े हैं। तो अगर हम फोर फीचर कर रहे हैं और हमने पहले कॉल्स इन एरियर्स का खाता खोला हुआ है, ये हम फोर फीचर आज करने बैठे हैं और हमने देखा कि हाँ जब पैसा मिला था, जब तुमने नहीं दिया था सबने दिया था, उस समय हमने कॉल्स इन एरियर डेबिट किया था। आज हमें वो खाता खत्म करना होगा फोर फीचर करते समय,
तो हम कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करेंगे। बाकी क्या डेबिट क्रेडिट करेंगे वो फोरफीचर में समझाऊंगा। फोरफीचर के समय हम जितने भी खाते हमने ऊट पटांग खोले हुए उन सबको खत्म कर रहे होते हैं। तो अगर हमने कॉल्स इन एरियर खोल रखा होगा, आज उसको खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे? फोरफीचर के समय खत्म कैसे करेंगे? डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आज डेबिट तो आज किया था, डेबिट तो आज किया था, उस समय क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा, यानी 2 कॉल्स इन एरियर होगा। डेबिट क्या होगा वो बात की बात है, क्रेडिट होगा 2000 से, और कॉल्स इन एरियर का खाता खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम फोरफीचर करने बैठे हैं और हमने चेक किया, हमने पहले कॉल सीनियर का खाता खोला ही नहीं था, हमने वो ट्रीटमेंट किया जो इंस्टीट्यूट ने सिखाया था, बिना कॉल सीनियर का खाता खोले, तो भी क्रेडिट होगा 2000। लेकिन कॉल सीनियर क्रेडिट नहीं होगा फोरफीचर के समय, तो भी क्रेडिट होगा, लेकिन कॉल सीनियर क्रेडिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉल सीनियर खोला ही नहीं था। तो क्रेडिट कैसे कर देंगे? जो खाता ही नहीं खोला था उसको क्रेडिट कैसे कर देंगे? खत्म तो उसको करेंगे जो जिंदा हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं होगी। हमने यहां पे भी कॉल सीनियर को जन्म दिया था, दिख रहा है आपको? कॉल सीनियर को हम सबने मिलकर के आपने जन्म दिलवाया ही है। याद रखिएगा, मेरी इन बातों को याद रखिएगा। शेयर कैपिटल वगैरह मेरी सारी बातों को आप याद रखेंगे, दिक्कत नहीं होगी। आपने जैसे ही कहा ना कि सर स्कूल में कॉल सीनियर खोलते थे, आपने एक इंसान को जन्म दिया है जिसका नाम है कॉल सीनियर। बताइए, कॉल सीनियर को जन्म दिया आपने। कैसे जन्म दिया है? डेबिट, ठीक है ना? और आप ही उसकी मृत्यु भी करेंगे। कैसे करेंगे? जब फोरफीचर करेंगे तो कॉल सीनियर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना? दूसरा केस अगर आपने किया होता जहां कॉल सीनियर को आपने जन्म ही नहीं दिया, तो फोरफीचर करते समय तब भी 2000 क्रेडिट तो करना ही पड़ता, लेकिन कॉल सीनियर नहीं होता, उसका जन्म ही नहीं हुआ था, तो उसकी मृत्यु का मतलब ही नहीं है। तो क्या होता? जिसमें पड़ा है पैसा, पैसा कहां पड़ा है? शेयर फर्स्ट कॉल के डेबिट में पड़ा है, तो उसको खत्म करते, यानी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होता। दैट मींस फोरफीचर करते समय या तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा या शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि इश्यू करते समय आपने क्या किया था। ये छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, ये अगर पकड़ में आ गए तो शेयर कैपिटल चैप्टर टफ नहीं है। ये नहीं पकड़ में आया तो परेशानी होती कि सब कब कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा, कब नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने पहले डेबिट किया होगा, कॉल्स इन एरियर किया होगा, तो कॉल्स इन एरियर हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर आपने हमसे कहा होता कि नहीं सर ये नहीं ये वाला कराइए, हम दोनों कुछ भी कराने के लिए तैयार थे, दोनों सही है। आप कहते सर कॉल सीनियर मत खुलवाइए, तो हम ये करवाते, ये करवाएंगे तो बाद में फोरफीचर में हम कॉल सीनियर क्रेडिट नहीं करेंगे। हम क्या क्रेडिट करेंगे सर? शेयर फर्स्ट कॉल। अब न्यू सिलेबस वालों के लिए आसान है, ओल्ड सिलेबस के लिए थोड़ा सा टफ है। अब अगर यहाँ ओल्ड सिलेबस ना बैठे होते तो हम इतनी बच्चा शायद करते भी नहीं। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में अंतर, ओल्ड सिलेबस में तो जब आपके पास फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा तो आपके हाथ में गोट है, सॉरी न्यू सिलेबस वालों के पास जब वो पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा तो गोट आपके हाथ में है। गोट समझते हैं? मतलब बाजी आपके हाथ में, मतलब कुल मिलाकर के आपको अपने हिसाब से करना है। अब आपने इनिशियली आपका क्वेश्चन आया, इनिशियली आपको कॉल सीनियर अच्छा लगता है, आपने कॉल सीनियर खोला, फिर फोरफीचर के समय उसको अगर करना पड़ा तो क्रेडिट कर दिया, और अगर आपको कॉल सीनियर नहीं अच्छा लगता तो आपने वो किया, फिर फोरफीचर के समय आपने शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट किया 2000 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो आपकी मर्जी है, लेकिन ओल्ड सिलेबस वाले आपको दोनों सीखने पड़ेंगे। क्यों दोनों सीखने पड़ेंगे? पेपर एमसीक्यू है। अगर वो फोरफीचर की एंट्री देता है जिस एंट्री में वो कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करता है तो भी ठीक है, और अगर वो देता है जिसमें वो शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट करता है तो भी ठीक है। क्रेडिट क्यों कर रहा है? क्योंकि बैलेंस डेबिट था ना, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा फोरफीचर के समय। जा रहा है? दिमाग में जा रहा है? चलो बैक टू नॉर्मल। हम लोग ने 6th एंट्री कर ली और आपने कॉल्स इन एरियर्स के साथ कराई, तो इसको एक काम करते हैं कि ये हटा देते हैं ना, एक ही रखते हैं, कंफ्यूजन क्यों रखे इतनी सारी। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ दिमाग में आ रहा हो तो पूछ लीजिए, कुछ भी किसी को पूछना है या कोई भी बात आ रहा है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलो 7th एंट्री करें। 7th एंट्री क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सर कितने से करें? बेटा ड्यू तो पूरे 12000 शेयर का करना। 12000 शेयर का ड्यू करोगे कि 11900 का? पूरे 12000। अभी तो पैसे तो सभी से मांगेंगे, अभी उनके शेयर हमने फोरफीट थोड़ी ना करें, मांगेंगे तो उनसे भी। 12000 शेयर इंटू फाइनल कॉल कितने रुपए की थी? 10 रुपए की। बैलेंस जो आपने निकाला 10 रुपए, दैट इज 1,20,000 है ना।
टू क्या करते हैं, टू शेयर कैपिटल करते हैं 1,20,000 और नरेशन लिख देते हैं बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू या सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कुछ भी। 8th एंट्री में पैसा, अब क्या करें, पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा बेटा, 11,900 शेयर इंटू 10 रुपए आएंगे केवल, क्योंकि इन लोगों ने भी फाइनल कॉल नहीं दी थी ना, 100 शेयर वालों ने 1,19,000। कॉल सीनियर खोलें कि ना खोलें, एक ही क्वेश्चन में न्यू सिलेबस वाले एक ही क्वेश्चन में एक ही तरीका करना। अगर जैसे आपने इसमें कॉल सिनेरियो खोला तो फिर इसमें भी खोलना, ऐसा ना करना कि एक हम सारे कलाई दिखाए जाते हैं वहां पे, एक क्वेश्चन में एक पैटर्न चलाना, ठीक है। तो चलिए कॉल सिनेरियो आपने को ऊपर खोला है तो यहाँ पे खोलना पड़ेगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, जिसने पैसा आपको नहीं दिया, कितने, 100 शेयर वालों ने 10 रुपए यानी 1,000 रुपए आपको नहीं मिले, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने से होगा सर ये, 12,000 इंटू 10 रुपए यानी 1,20,000 रुपए। नरेशन लिख देना बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये आपको और बड़ा करना है, बीइंग फाइनल कॉल ऑन 11,900 शेयर रिसीव्ड। और कोई एंट्री नहीं, फॉर फ्यूचर की एंट्री कर दें, अपने मन से नहीं करेंगे कुछ भी, कुछ जितना क्वेश्चन बोलेगा वो, क्वेश्चन ने बोला नहीं फॉर फ्यूचर अभी नहीं करेंगे, वैसे भी अभी कहां ही सीखा है, ठीक है। कुछ पूछना है आपको, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने बोला तो नहीं जरूरी है। देखो अकाउंट्स का पेपर जो न्यू सिलेबस वालों का होगा, अकाउंट्स एफएम, थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है और लिखने की आदत और क्वेश्चन करने की आदत आपकी उतनी है नहीं, तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा। घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 3 घंटे में हो जाएगा। पेपर तो लेंदी हमेशा रहता है अकाउंट्स का, शायद 12th में भी आप सभी को लगा होगा, उसी 3 घंटे में कोई 100 में 100 भी ले आता है अकाउंट्स में, 12th की बात कर रहा हूँ। नहीं आजकल बहुत सारे बच्चों के आते हैं, हम देखते हैं टीचर्स लगाते हैं, हमारे हमको एक दो टीचर भेजते, सर मेरा स्टूडेंट था, एक जान है ना, उसने भेजा था इस बार, सर देखिए मेरा स्टूडेंट था 12th का 100 में 100 लाया, लड़की थी शायद वो कोई, अब तो पता नहीं कैसे 100 में 100 दे देते हैं, हम लोग के समय में नहीं देते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो थ्योरी के भी तो होते हैं, उसमें पता नहीं पूरे कैसे दे देते हैं। खैर आप परेशान होइए, सीएस में आपके साथ ये घटना कभी नहीं होगी कि 100 में 100। चलिए जी चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई, सारी एंट्रीज आपने हमारी करा दी हैं, घर पे आप रिवाइज करेंगे। अच्छा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है, मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद बताना, तो अभी करा दूंगा, और उसके बाद अगर आप कहोगे कि हम कर सकते हैं तो हम होमवर्क में दे देंगे, पहले पढ़ लेते हैं, तो आप जैसा कहोगे वैसा काम हो जाएगा। एक इन्होंने इंस्टीट्यूट ने दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, ए लिमिटेड कंपनी was incorporated with authorized capital of 40,000 rupees divided into share of 10. It offered public for subscription 3,000. तो ऊपर वाले से फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, जितने आपने पब्लिक को ऑफर करें, जब एंट्री करेंगे तो 3,000 शेयर्स के हिसाब से करेंगे, ना कि वो 4,000 शेयर के हिसाब से। और कैसे मिलने, एप्लीकेशन के समय 3, अलॉटमेंट के समय 2, फर्स्ट कॉल के समय जो 1 महीने बाद अलॉटमेंट की ड्यू होनी है, ठीक है 2.5 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2.5 रुपए, जरा टोटल करना 10 रुपए हो रहे हैं, 3 + 2 + 2.5 + 2.5 10, पार का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव्ड, डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट, कॉल्स वर पेड बाय द शेयर होल्डर, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, यानी सब कुछ हो गया, कोई डिफॉल्ट भी नहीं है। और 3,000 शेयर से करेंगे कि ऊपर जैसे 40,000 रुपए थे, यानी 4,000 शेयर, 3,000, बाकी तो ऊपर ऑथराइज से कोई लेना देना नहीं, 3,000 शेयर से सब कुछ करते हुए आप काम करेंगे। तो 1 2 3 4 यानी 8 एंट्री बनेंगी, 8 एंट्री समझ गए, 2 एप्लीकेशन के लिए हो गई आपकी, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2, अब आप बताओ करा दें कि कर लेंगे, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बल्कि इजी है, कॉल इन एरियर्स का खाता आपको खोलना नहीं पड़ेगा। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो आपने इश्यू कितने पे किया है, 12 पे, यानी 10 से ज्यादा पे, मे बी 11 12। अच्छा एक बात बताना, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर
हम उससे ज्यादा पे इशू करते हैं तो वो प्रीमियम होता है, वो आपको पता ही था। हम ये पूछना चाह रहे हैं कितने ज्यादा में कर सकते हैं, मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं कि 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 1000 रुपए पे इशू किया, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर कंपनी 1000 रुपए पे इशू करी, मतलब 990 रुपीज का प्रीमियम, 990 रुपए का प्रीमियम हो गया, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 990 का प्रीमियम, और इशू कर रही 1000 रुपए पे। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपसे, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, ओल्ड से ना न्यू से, किसी से नहीं पूछेगा, तो मेरी और अपनी आपकी बीच की बात है, क्या 10 रुपए का शेयर 1000 पे इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते, बात सिर्फ इतनी, खरीदना ना खरीदना तो बात की बात है। कंपनी कर सकती है लीगल तौर पे कि कर नहीं सकती? अंदर से जो आवाज आए वो बताइएगा, जो अंदर से आवाज आए, दिल की आवाज सुनिएगा, अड़ोस पड़ोस वाली की आवाज ना सुनिएगा, अपने दिल की सुनो, क्योंकि जब तक दिल आपकी सुन रहा है तभी तक आप इस धरती में हैं, तो अपने दिल की सुनो, है ना? बताओ कितने लोग कह रहे कर सकती, 10 रुपए का 1000 में कर दो, मैं क्या दिक्कत है, कर दे। ओके, बाकी लोग देख रहे हैं कितने लोगों ने हाथ उठाया, तो मैं उठाने के लिए, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते भाई, 10 एक लिमिट है, 10 रुपए का शेयर 1000 में थोड़ा ना इशू हो सकता है। चलो बाकी तो सो ही रहते, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। देखिए कंपनीज एक्ट की बात करें तो वो शेयर प्रीमियम पे इशू करने की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, यानी लीगली आप कर सकते हो, 10 रुपए का शेयर 1000 पे इशू कर दो, 10,000 पे इशू कर दो, 1 लाख पे इशू कर दो, 5,000 पे इशू कर दो, लीगली मनाई बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं लिखा पूरे कंपनीज एक्ट में कि मैक्सिमम इतना प्रीमियम आप ले सकते हैं, ऐसा कोई भी मनाई नहीं है। हाँ सब्जेक्ट टू अगर लोग खरीदने के लिए तैयार है तो आप इशू करना चाहें आप कर सकते हैं, लीगली कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? हाँ उसका जो पैसा मिलेगा आपको, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलता है, इसको छोटे में आपको सिखाया गया होगा, एक सेपरेट अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, इसको आप शॉर्ट में शायद एसपीआर भी बोलते रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसका जो पैसा मिलता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का, वो पैसा कंपनी जो यूज करेगी, उसका जो डिस्पोजल करेगी, उसके जो यूज करेगी, उस पे लिमिट है, उस पे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 5 यूसेज बताता है, वो पढ़ा दूंगा आपको, यानी यूज कहां कर सकते हैं वो बताया, उस पे रेस्ट्रिक्शन है कि इन इन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं। लेकिन कितने पे इशू कर सकते हैं प्रीमियम पे, उस पे लीगली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ प्रैक्टिकली बात करें तो आपकी कंपनी में की जितनी वर्थ होगी उसी के हिसाब से आप कर पाएंगे, तो अगर 1000 तक की आपको वर्थ लगती है कि बिक जाएगा तो आप इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम पे कौन सी कंपनी इशू करती होगी, अच्छी कंपनियां कि खराब कंपनियां? अच्छी कंपनी, खराब कंपनियों के शेयर प्रीमियम पे कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना? इट इज क्वाइट कॉमन फॉर द शेयर्स ऑफ फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वेल मैनेज्ड कंपनी है, उनके लिए क्वाइट कॉमन है कि वो शेयर्स इशू करती हैं प्रीमियम पे। दैट इज प्रीमियम का मतलब अमाउंट मोर देन नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू। Thus, when a share of the nominal value of 100, let's say, is issued for rupees 105, then rupees 5 is the premium. Clear? When the issue of share is at premium, amount of premium may technically be called at any stage. अब आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो या तो लमसम का क्वेश्चन होगा या इंस्टॉलमेंट का। लमसम का होगा तो मान लो यही 100 वाला 105 पकड़ लेते हैं, लमसम का होगा तो आप लोगों से कहेंगे पूरे 105 रुपए एक साथ दीजिएगा, और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा तो थोड़े थोड़े। अब वो जो थोड़े थोड़ा आप लेंगे उसमें जो प्रीमियम का पोर्शन होगा वो कब लेंगे? टेक्निकली तो अगर इस पे बात करें तो इस पे भी कंपनी से कहता है जिस जब चाहिए तब लो, यानी आप एप्लीकेशन के समय भी ले सकते हो, अलॉटमेंट के समय भी ले सकते हो, कॉल के समय भी ले सकते हो, बट ज्यादातर आपको केसेस जो क्वेश्चंस के मिलेंगे वो मिलेंगे अलॉटमेंट के समय के। ठीक है, तो यहां लिखा है टेक्निकली अलॉटमेंट के समय लो, किसी भी समय लो, किसी भी समय आप प्रीमियम कैसे ले सकते हो, लिखा है ना, टेक्निकली बी कॉल्ड प्रीमियम कैसा एट एनी स्टेज ऑफ द इशू ऑफ शेयर, किसी भी समय। हाउएवर जनरली लोग अलॉटमेंट के समय लेते हैं, समटाइम्स लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी के समय लिया हो या रेयरली कभी कॉल के समय लिया हो, लेकिन आपको 99% क्वेश्चन वही मिलेंगे जहां पे अलॉटमेंट के समय लेंगे। द प्रीमियम अमाउंट को हम क्रेडिट करते हैं एक सेपरेट खाते में जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर इसको कहां दिखाते हैं, एमसीक्यू वाले बच्चे ध्यान दें,
एमसीक्यू में कई बार ये लाइन से पूछ लेता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते को कहां दिखाते, तो पढ़ लो, इज शोन अंडर द टाइटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, यानी इक्विटीज एंड लायबिलिटी, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस और उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर इन्होंने एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, एक तराजू टाइप का, अगर बैलेंस पे इशू किया, इस पे इशू करेंगे तो यानी ये क्या कहलाएगा, फेस वैल्यू। अगर ज्यादा पे इशू किया तो प्रीमियम, कम पे इशू किया तो डिस्काउंट। तो इशू एट ए हायर प्राइस देन फेस वैल्यू तो प्रीमियम है, लोअर प्राइस तो डिस्काउंट है। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ये कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है? कंपनी के लिए फायदा है, नुकसान तो नहीं है ना, ज्यादा मिल रहा है, फायदा है। अच्छा, ये रेवेन्यू नेचर का फायदा है कि कैपिटल नेचर का? रोज रोज होता है रेवेन्यू नेचर है कि कभी कभी होता है कैपिटल नेचर? कैपिटल नेचर, कैपिटल प्रॉफिट। तभी इसको एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पढ़ के देखते हैं। द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट, तो फिर in fact it is considered as capital receipt as per Companies Act 2013 when a company issues shares at a premium, whether it may be for cash or otherwise means for consideration other than cash, एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है। सम इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड मस्ट बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा। There are no restrictions in the Companies Act on issue of share at a premium. प्रीमियम पे इश्यू करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने पे करें, वो आपकी मर्जी। बट certain restrictions at the time of disposal. Security premium account can be used only for the following 5 purposes. केवल इन 5 पर्पसेस में आप उसको यूज कर सकते हैं। सेक्शन नहीं लिखा, वैसे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 है कंपनी एक्ट का। देखते हैं 5 पर्पसेस क्या हैं, और उससे पहले सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओल्ड सिलेबस हो न्यू सिलेबस हो, ये 5 यूसेज रट डालिए। कहां कहां सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं? आओ पढ़ते हैं। पहला यूसेज, टूवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी to the members of the company as fully paid bonus share। अंडरलाइन करिए वर्ड fully paid bonus shares इश्यू करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। ये बोनस शेयर्स क्या होते हैं, किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कितने रुपए देके? फ्री में मिलते हैं। तो आप बोनस शेयर के लिए क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। यही तो बता रहे 5 यूसेज में एक यूसेज आप ये कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो आपके पास पड़ा है, क्या उससे आप बाद में कभी बोनस शेयर इशू करना चाहें तो कर सकते हैं? हाँ जी, कोई मनाही नहीं, आप कर सकते हैं। तो पहला यूसेज टूवर्ड्स क्या इशू कर सकते हैं? अनइश्यूड शेयर अगर आपकी कंपनी के हैं तो वो दे सकते हैं मेंबर्स को। कैसे दे सकते हैं? फुली पेड बोनस शेयर। यानी पहली लाइन में हमें ये समझ में आया, पहला यूसेज फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा यूसेज, इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय कोई एक्सपेंसेस हुए थे तो आप उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब इनकॉर्पोरेशन के समय जो खर्चे होते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, मतलब समझते हैं, उसको खत्म करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर इशू करे या डिवेंचर इशू करे और इशू करते समय आपने किसी को कोई कमीशन दिया या डिस्काउंट दिया, तो ये जो भी खर्चा है इसको भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं। कमीशन दिया शेयर इशू करते समय या डिवेंचर इशू करते समय, ब्रोकर्स या फिर हम बोल लें तो अंडर राइटर, सभी इसमें कॉन्सेप्ट आएगा कि अंडर राइटर्स अपॉइंट होते हैं। वर्ड आपने शायद पहली बार सुना है, अंडर राइटर सुना है ना? हाँ, तो ये आएगा पूरा, इस पे प्रैक्टिकल भी आएगा, वो भी करेंगे हम लोग। अंडर राइटर बेसिकली वो व्यक्ति होता है जो अंडर राइटिंग देता है कि हम कंपनी के शेयर्स बिकवाएंगे, नहीं बिक पाए तो हम खरीद लेंगे। क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं डर होता है कि यार पता नहीं मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस डर को, उस रिस्क को खत्म करने के लिए कंपनी अंडर राइटर को अपॉइंट करती है, जिसके बदले में अंडर राइटर क्या लेता है कंपनी से? कमीशन। कंपनी के लिए तो खर्चा है कमीशन जो दे रही है।
उस कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपने डिस्काउंट पे अगर इश्यू करे हैं, मे बी शेयर्स तो केवल सर्ट इक्विटी हो सकते हैं, या डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करे हैं, तो उस डिस्काउंट के पैसे को राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ के बाद देखते हैं, इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ या और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। तो पहला था बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, तीसरा कमीशन या डिस्काउंट के पोर्शन को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, चौथा इन प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ऑफ एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। किसके लिए यूज कर सकते हैं? कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, डिबेंचर इशू कर रखे, जो कि कंपनी क्या कर रही है, कह रही है हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कंपनी कह रही है हम रिडीम करेंगे लेट्स से 105 पे, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा पे रिडीम कर रही कंपनी, कंपनी के लिए फायदा कि नुकसान? ज्यादा दे रही, रिडेम्पशन इशू नहीं बोल रहे हैं, रिडीम कर रही प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे, नुकसान। उस नुकसान की भरपाई के लिए अगर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा है तो आप यूज कर सकते हैं। या डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम के नुकसान की भरपाई है उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है फोर्थ वाले पॉइंट में? फोर्थ वाले पॉइंट में ये लिखा है प्रीमियम पे अगर रिडीम करेंगे मे बी प्रेफरेंस शेयर्स मे बी डिबेंचर, तो जो प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हैं वो जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए अगर आप चाहें तो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज किया जा सकता है। या फिर आखिरी यूसेज, अगर आप बाईबैक करते हैं अंडर सेक्शन 68 तो उसके लिए कर सकते हैं, कंपनी अपने शेयर बाईबैक कर रही, बाईबैक तो सुनाई आपने ना, ठीक है, फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। ये 5 यूसेज रट लो, ये पूछेगा, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, 90% उम्मीद होती है पूछ लेगा। ओल्ड सिलेबस में भी एक आधा एमसीक्यू पे दे देगा, न्यू सिलेबस में तो हो सकता है 3-4-5 नंबर का क्वेश्चन ही बना के दे दे, थ्योरी लिख दो, व्हाट आर द यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज पर सेक्शन, या सेक्शन आपसे पूछ लेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर सेक्शन आपको बता दो बता देना, 52(2), जैसे इन्होंने खुद ही नहीं लिखा है तो अब मत बताना। सेक्शन तभी कोई भी कोट करना जब आप बिल्कुल ही श्योर हो, चाहे वो कोई पेपर हो। सेक्शन में अगर आपको जरा सा भी श्योरिटी नहीं है, अपनी वाई लूटने के लिए कोट मत करना, वो समझ जाएगा कि ये तो आता ही नहीं है, और जो गलत सेक्शन कोट कर दिया वो भी नहीं पता उसको, ना ये पता था ना वो पता, तो नंबर नहीं काटने जा रहा हूं तब भी उसकी नहीं, अच्छा सेक्शन 53 बताता सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज, लियो ठीक है ना, तो नहीं पता छोड़ दे। 5 यूसेज याद हो जाएंगे आपको पक्का। इन 5 के अलावा आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकते। देखो मैं आपको एक बात और समझाऊं, अभी आगे आएगा एक और टॉपिक आएगा सीआरआर का, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसका भी मैं यूज से सिखाऊंगा कि वो कहां यूज हो सकता है। उसका केवल एक यूज होता है बोनस शेयर्स में, उसका और कोई यूज ही नहीं होता। बोनस शेयर यूज करेंगे, आगे आएगा। बोनस शेयर इशू करने के लिए आप उसको सीआरआर के पैसे को यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के फिर भी 5 यूसेज है, सीआरआर के 1 यूसेज है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, पीएनएल। पीएनएल को कहां यूज कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को या जनरल रिजर्व के बैलेंस को, इन 5 जगह यूज कर सकते हैं। यही कुछ आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, उसको थोड़ा सा समझा देता हूं, 2 मिनट ले लेता हूं आपका और है मेरे पास। देखिए ऐसे समझिए, आपके पास मान लीजिए 500 के 3 नोट हैं, 2000 के बंद हो गए उनकी बात ही खत्म कर देते, 500 के 3 नोट हैं। एक बहुत करारा नोट है बिल्कुल फ्रेश, एक थोड़ा सा पेन वेन चला हुआ है, और एक हल्का सा फटा हुआ है, और आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। पहले कौन सा नोट चलाएंगे? फटा हुआ। करारा क्यों नहीं चला रहे? अब सुनना, क्योंकि फटा हुआ नोट तो कहीं कहीं चलेगा, करारा तो हर जगह चल जाएगा। जहां फटा हुआ चल सकता है वहां करारा तो चल ही जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सब करारे नोट होते हैं, बिल्कुल कड़क कड़क आवाज आती है। सिक्योरिटी प्रीमियम हल्का सा पेन चला हुआ नोट होता है। सीआरआर बहुत फटा हुआ नोट होता है। सीआरआर का एक ही यूज होता है, बोनस शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूसेज होते हैं, और पीएनएल और जनरल रिजर्व में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इन 5 में भी यूज कर सकते हैं और किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब हम आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करें कि मान लो कभी हमें बोनस शेयर इशू करने हैं
और हमने बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस देखा, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी पढ़ा है, सीआरआर भी पढ़ा है। तो बोनस शेयर के लिए टेक्निकली लीगली हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, हम जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं, पीएनएल को भी यूज कर सकते हैं, लीगली तो कोई मना नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हैं, सीआरआर को भी। लेकिन करना किसको चाहिए? सीआरआर को, क्योंकि उसका एक ही यूज है, आज वो यूज आया है। समझ में आ गया? पक्का? आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने हैं, सीआरआर यूज नहीं हो सकता। जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों यूज हो सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि उसके लिमिटेशन है, उसकी यूसेज ही इतने हैं। कर आप जनरल रिजर्व पीएनएल को भी सकते हैं, बट जब सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज इतने हैं और आज वो दिन आए हैं उसको यूज करने का। समझ में आ गई बात की नहीं समझ में आई? आ गई ना? ये 5 यूज से सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कहीं यूज करते हैं तो कंपनीज एक्ट कहता है हम ये मान लेंगे कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का क्लॉज जो सेक्शन 66 का ये अट्रैक्ट हो गया। इन 5 के अलावा कहीं यूज नहीं करना है आपने। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का क्लॉज अट्रैक्ट कर दिया आपने, शेयर कैपिटल अलग तरीके से रिड्यूस कर दी, उसकी जो पेनल्टीज वगैरह प्रोविजंस बताए गए हैं फिर वो अप्लाई हो जाएंगे। तो केवल 5 ही यूसेज हैं। ठीक है, होमवर्क बस इतना ही रहने वाला है कि आप इसको याद करेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन में केवल एक अंतर आता है एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट के साथ क्या आ जाता है साथ में? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इलस्ट्रेशन 2 आपका होमवर्क है, बस इतना आप करके आइए। ठीक है, थैंक यू।